यू टिया जी, थैंक यू। चलो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 18 जून 2025। स्वागत है आपका करंट अफेयर डिस्कशन में। 18 जून 2025 की डेट है। चलते हैं हमारे पहले आर्टिकल की ओर। हमारा जो पहला आर्टिकल है वो यूएनएफपीए की रिपोर्ट के बारे में है। मेंस के पर्सपेक्टिव से आर्टिकल काम का है। मेंस में इनडायरेक्ट ये पॉइंट है वो यूज हो सकते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से ये जो पॉइंट है वो उपयोग में आ सकते हैं। डायरेक्टली इस पर क्वेश्चन आने की संभावना थोड़ी कम है। तो क्या आर्टिकल है और किस प्रकार से ये हमारे काम आ सकता है। बात करें, यूएनएफ एक संस्था है, उसकी रिपोर्ट आई अभी और वहां पर बात की गई है वास्तविक प्रजनन संकट के बारे में, द रियल फर्टिलिटी क्राइसिस के बारे में बात की गई है। अब इस आर्टिकल में हम देखेंगे कि फर्टिलिटी यानी कि जो प्रजनन होता है उससे रिलेटेड रियल प्रॉब्लम क्या देखने को मिल रही है। हर देश की ये समस्या देखने को मिल रही है कि धीरे धीरे प्रजनन दर है वो कम होती जा रही है, फर्टिलिटी जो रेट है वो कम होती जा रही है। अब इस आर्टिकल में हम बात करेंगे फर्टिलिटी रेट रियली कम क्यों हो रही है, क्या कोई प्रॉब्लम है क्या, या फिर ऐसी कोई बीमारी देखने को मिली है, या फिर कोई सोशली प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से फर्टिलिटी है वो कम होती जा रही है। तो ये इंडिया में भी सिचुएशन देखने को मिल रही है। तो इंडिया में आप तो कह रहे हो कि जनसंख्या है वो बढ़ती जा रही है, परंतु यहाँ पे तो बात हो रही है कि प्रजनन संकट में है। तो ये तो कॉन्ट्राडिक्ट क्यों कर रहे हो। एक तरफ लोग कह रहे हैं कि जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है, वहीं पर दूसरी ओर आप खुद यहीं पे कह रहे हो कि जनसंख्या जो बढ़ना है वो क्राइसिस में आ गया है, यानी कि जो फर्टिलिटी है वो क्राइसिस में आ गई है, प्रजनन है वो संकट में आ गया है। ऐसा कॉन्ट्राडिक्ट क्यों हो रहा है, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं इस रिपोर्ट में क्या बात की गई है। तो ये जो रिपोर्ट रिलीज की है ये किसने की है, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के द्वारा इसे रिलीज किया गया है, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड के द्वारा इसे रिलीज किया गया है। वास्तविक प्रजनन संकट रिपोर्ट को किसने रिलीज किया है, क्या ये प्रीलिम में क्वेश्चन आ सकता है, आने को तो प्रीलिम में भी आ सकता है, परंतु ये बहुत एक माइनर रिपोर्ट है। इस प्रकार की रिपोर्ट है ना जनरली जो प्रीलिम होता है उसमें अवॉइड की जाती है। प्रीलिम में है ना ह्यूमन राइट, जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, इस टाइप की रिपोर्ट पूछी जाती है, हैप्पीनेस इंडेक्स है, ये वास्तविक प्रजनन संकट रिपोर्ट वगैरह ये मेंस में ओनली कोड करने में ही काम आती है। तो प्रीलिम में इससे क्वेश्चन आने की संभावना कम है। मेंस के लिए हम इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं। तो ये रिपोर्ट जो रिलीज की गई है वो संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष इसके द्वारा ये रिपोर्ट है वो रिलीज की गई है। यूनाइटेड नेशंस जो पॉपुलेशन फंड है उसके द्वारा ये रिपोर्ट है वो रिलीज की गई है। इसमें बात की गई है कि जो पॉपुलेशन वृद्धि नहीं हो रही है, जो जनसंख्या धीरे धीरे कम होती जा रही है, जनसंख्या जो ग्रोथ है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है, इसके पीछे कुछ और रीजन है। हम बात कर रहे हैं कि भाई लोग हैं वो इच्छुक ही नहीं है, साथ ही साथ में हम बात कर रहे हैं कोई एक प्रकार की बीमारी देखने को नहीं मिल रही है, एक प्रकार की वीकनेस देखने को मिल रही है, इसकी वजह से जनसंख्या ग्रोथ है वो रुक गई है। परंतु ये कारण नहीं है, ये किसी वीकनेस की वजह से ऐसा नहीं हो रहा है। साथ ही साथ में ना तो कोई लोगों में ऐसी इच्छा है कि वो जनसंख्या कम करे, ये देखने को मिल रही है कुछ और इसके पीछे रीजन है, इसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। मैं अगर आपको सिंपल भाषा में समझाऊं तो ये जो रिपोर्ट है वास्तविक प्रजनन संकट रिपोर्ट, इसके माध्यम से यूनाइटेड नेशंस जो पॉपुलेशन फंड है वो कहना चाह रहा है कि आप जो बात कर रहे हो कि जनसंख्या धीरे धीरे कम होती जा रही है, पॉपुलेशन ग्रोथ है वो स्टेबल हो चुकी है या फिर धीरे धीरे कम होती जा रही है, इसके पीछे आप जो कारण कह रहे हो कि लोग हैं वो इच्छुक ही नहीं है, कुछ उनमें वीकनेस देखने को मिल रही है, एक प्रकार की बीमारी देखने को मिल रही है, परंतु ऐसा नहीं है। ना तो कोई ये वीकनेस की वजह से हो रहा है और ना ही लोगों में ऐसी कोई इच्छा आई है कि वो धीरे धीरे जनसंख्या को कम करें। ये कुछ और इसके लिए फैक्टर रेस्पॉन्सिबल है, उन फैक्टर के बारे में ही हम बात करेंगे। क्या कारण है उस कारणों को हम चर्चा करेंगे। भाई लोग हैं वो बच्चों को क्यों पैदा नहीं कर रहे, क्यों जनसंख्या नहीं बढ़ रही है, उसके बारे में हम रियल जो कारण है उस पर चर्चा करेंगे और इसी पर बात किया गया है, इसी पर ध्यान केंद्रित किया गया है, इसी पर फोकस किया गया है। किसके द्वारा, इस वास्तविक प्रजनन रिपोर्ट के माध्यम से जनसंख्या जो संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष है उसके द्वारा इसे टारगेट किया गया है। तो अब क्या कारण देखने को मिल रहा है, तो असली जो मुद्दा देखने को मिल रहा है वो सबसे पहली बात करता है रिप्रोडक्टिव एजेंसी क्राइसिस के बारे में, यानी लोग है वो ज़्यादा बच्चे पैदा नहीं कर रहे हैं। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है, लोगों के पास में विकल्प नहीं है। अब लोगों के पास में विकल्प इन द सेंस मेरा मतलब क्या है, विकल्प कैसा विकल्प नहीं है। देखो आज के टाइम में कोई भी माता पिता है वो क्या चाहेंगे, हमारे अगर 3-4 बच्चे हुए तो इतनी महंगाई है,
इतनी महंगाई है, साथ ही साथ में बेरोजगारी है, महंगाई है, बेरोजगारी है। इन सब कारणों की वजह से क्या हम हमारे बच्चों को क्वालिटी लाइफ है वो दे पाएंगे? क्या हमारे बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे पाएंगे? क्या हम हमारे बच्चों को पूर्ण रोजगार दे पाएंगे? ये सारी चिंता है वो देखने को मिलती है। आपको सबसे बड़ा क्राइसिस देखने को मिलता है कि बच्चों को अच्छे से एजुकेशन भी नहीं दे पाते हैं, क्योंकि एजुकेशन बहुत महंगा हो गया है। तो आप ऑप्शन दोगे कि गवर्नमेंट स्कूल में भी जाओ, गवर्नमेंट स्कूल में क्वालिटी नहीं है। अगर आपको क्वालिटी एजुकेशन चाहिए तो वो बहुत महंगा है। तो क्या एक आम आदमी है इस क्वालिटी एजुकेशन को अफोर्ड कर पाएगा? अगर उसके 4 संतान हैं, उसके 4 बच्चे हैं, चारों को ही क्वालिटी एजुकेशन, जी सर वही तो कह रहा हूं ना, एजुकेशन बहुत महंगा है। अगर एजुकेशन इतना महंगा है तो आप क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड ही नहीं कर पाओगे। और अगर क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड नहीं कर पाओगे तो आपको पता होगा कि भाई वो यही सोचेंगे, जो पेरेंट्स है वो यही सोचेंगे, नहीं बच्चा एक ही ठीक है, इससे ज़्यादा बच्चे होने ही नहीं चाहिए। तो मेन जो क्राइसिस देखने को मिल रहा है वो देखने को मिल रहा है एजुकेशन सिस्टम। साथ ही साथ में हमें देखने को मिल रहा है महंगाई, हमारा जो इन्फ्लेशन रेट है वो बढ़ गया है। साथ ही साथ में हमें करप्शन देखने को मिलता है, पॉल्यूशन बढ़ चुका है। ये सारे जो रीजन है वो रेस्पॉन्सिबल है। तो इनके बारे में यहाँ पे चर्चा की गई है कि असली संकट है वो ये नहीं है कि लोग बच्चा पैदा करना नहीं चाह रहे हैं या लोग कैपेबल नहीं है, परंतु असली कारण है वो कुछ और ही है। तो यहाँ पे बात की जाती है भारत में जो प्रजनन दर है उसमें आपको असमानता देखने को मिल रही है। अब मैं यही बात कर रहा था कि हम एक तरफ बात करते हैं, हम बात कर रहे हैं भाई की पॉपुलेशन है वो बढ़ती जा रही है, लगातार जनसंख्या है वो बढ़ती जा रही है। भारत की जनसंख्या 140 करोड़ प्लस हो चुकी है। और दूसरी ओर हम बात कर रहे हैं कि जनसंख्या वृद्धि क्राइसिस देखने को मिल रही है। तो ये अपने आप में कॉन्ट्राडिक्ट क्यों हो रहा है? ये अपने आप में विरोधाभास क्यों है? आप दोनों ओर अलग अलग बात क्यों बोल रहे हो भाई? आप ही बोल रहे हो जनसंख्या वृद्धि हो रही है और आप ही बोल रहे हो जनसंख्या वृद्धि है वो संकट में है। ऐसा क्यों है? हाँ, ये पीडीएफ मिल जाएंगे टेलीग्राम में, है ना। तो ये आप अपने आप में कॉन्ट्राडिक्ट क्यों कर रहे हो? तो देखो इसके लिए क्या कारण है। हम बात कर रहे हैं पूरे भारत की, हम ओवरऑल इंडिया की बात कर रहे हैं, भारत जिसमें केरल भी एक राज्य है, तमिलनाडु भी एक राज्य है, कर्नाटक भी राज्य है। जब हम साउथ इंडिया की बात करते हैं, इन राज्यों की बात करते हैं, तो हमें जनसंख्या कम देखने को मिलती है। जनसंख्या धीरे धीरे यहाँ पे कम हो रही है। जब हम साउथ इंडिया के बारे में बात करते हैं, दक्षिण भारत के राज्यों के बारे में बात करते हैं, तो वहां पर जनसंख्या कम हो रही है। या तो जनसंख्या है वो स्टेबल हो चुकी है, ना तो वृद्धि हो रही है ना कम हो रही है, और या तो जनसंख्या धीरे धीरे कम होती जा रही है। और जो अभी जनसंख्या है वो बूढ़े होते जा रहे हैं, इनकी डेमोग्राफी है वो धीरे धीरे संकट में आ चुकी है। तो जब साउथ राज्यों के बारे में बात करते हैं, साउथ स्टेट के बारे में बात करते हैं, तो वहां पे जनसंख्या कम हो रही है। और वहीं आते हैं नॉर्थ राज्यों में, नॉर्थ स्टेट में बात करते हैं, यूपी, बिहार, यहाँ की जो जनसंख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। कहाँ की जनसंख्या बढ़ती जा रही है? यूपी, बिहार, यहाँ की जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है। वहीं हम साउथ स्टेट के बारे में बात करते हैं तो वहाँ की जनसंख्या संकट में है, वहाँ की जनसंख्या है वो संकट में है। ये दो कारण देखने को मिलते हैं कि हम कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहे हैं। ये चीज़ें हमें प्रैक्टिकली देखने को मिल रही है कि भाई हमारा एक जगह है, एक लोकेशन है, एक प्रकार का जो क्षेत्र है, वहाँ पे जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है। वहाँ पे जनसंख्या क्यों बढ़ रही है? क्योंकि लैक ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का अभाव है, लोगों के पास में और चीज़ों का अभाव है, रोजगार का अभाव है। इस वजह से जो नॉर्थ इंडिया के स्टेट है वहाँ पर जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है, और जो साउथ इंडिया का स्टेट है वो जनसंख्या वहाँ पे कम हो रही है। क्योंकि एक तो वहाँ पे लोग एजुकेट है, साथ ही साथ में वो लोग नहीं चाहते कि हम इस सिचुएशन में जहाँ पे एजुकेशन बहुत महंगा है, जहाँ पे वैसे इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, तो हम और भी ज़्यादा बच्चे पैदा करें। ठीक है, तो इस वजह से ही यहाँ पे बात हो रही है। ये कोई कॉन्ट्राडिक्ट नहीं हो रहा है। यहाँ पे मैं दो तरह की बातें कर रहा हूँ। दो तरह की कैसे? एक जगह कह रहा हूँ कि मैं जनसंख्या बढ़ रही है, और एक जगह कह रहा हूँ कि जनसंख्या वृद्धि है वो संकट में है, यानी कि लोग बच्चा पैदा कर ही नहीं रहे हैं। तो ये कॉन्ट्राडिक्ट इसी वजह से है क्योंकि हम अलग अलग रीजन के बारे में बात कर रहे हैं। अगर हम वर्ल्ड लेवल पर बात करें तो साउथ एशिया के देश हैं, साउथ एशिया के लाइक भारत है, भारत, पाकिस्तान, ऐसे जो देश हैं वहाँ पर जनसंख्या ग्रोथ हो रही है।
और बात करें वेस्टर्न कंट्रीज़ की बात करते हैं, जैसे यूके, फ्रांस, कनाडा और वहीं पर जापान की बात करें एशिया में, तो इन देशों की जनसंख्या वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। इन देशों में जनसंख्या वृद्धि बिल्कुल कम हो चुकी है। यहाँ पर पॉपुलेशन बढ़ ही नहीं रही है, धीरे धीरे कम होती जा रही है। लोग बच्चा पैदा कर ही नहीं रही है। चाइना जैसे देश है वो इसे तो बढ़ावा दे रहे हैं, भाई आप बच्चा पैदा करो। तो ये क्या हो रहा है, ये लोगों में एक प्रकार का डर का माहौल है। लोग है वो इस चीज़ से वाकिफ है कि भाई जनसंख्या वृद्धि है वो किस प्रकार से नुकसानदायक हो सकती है। तो यहाँ पर दो प्रकार की चीज़ें मिल रही है। कुछ देशों में ये बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, भारत में भी कुछ राज्यों में है जनसंख्या ग्रोथ बहुत तेज है, कुछ राज्यों में वो कम है। तो जहाँ पर कम है उसके बारे में हम बात करें कि वहाँ पर कम क्यों है। जिन राज्यों में हमें जनसंख्या ग्रोथ कम देखने को मिलती है तो वहाँ पर कम क्यों हुआ है या लोग बच्चा पैदा क्यों नहीं कर रहे हैं, उसके कारणों पर बात कर रहे हैं। तो क्या समस्या देखने को मिलती है, पहले है आर्थिक कारण, इकोनॉमिक एंगल। हमने यहाँ पे बात की थी लोगों के पास में रोजगार नहीं है, लोगों के पास में इनकम का अभाव है। ठीक है, लोगों के पास में हम बात करते हैं ना मिनिमम इनकम, वो मिनिमम इनकम ही नहीं है। पूजा जी वेरी गुड मॉर्निंग। लोगों के पास में मिनिमम इनकम का अभाव है, लोगों के पास में पैसे नहीं है। 10 में से 4 लोग हैं वो पैसों की कमी के कारण बच्चे पैदा नहीं कर रहे हैं। टोटल 10 में से 4 लोग ऐसे हैं वो बच्चे पैदा इस वजह से नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनके पास में पैसे नहीं है। ये समस्या हमें देखने को मिलती है। फिर जीवन की अस्थिरता, मतलब नौकरी का अभाव है, हमें पर्याप्त नौकरी नहीं मिल पाती है, मतलब रोजगार का अभाव है। लोगों को रोजगार नहीं मिलता है तो लोग हैं वो क्या करेंगे, अब बेरोजगार है तो वो ये तो करेंगे नहीं बच्चे पैदा करो, तो बेरोजगारी और बढ़ेगी। बच्चों का पालन आप करोगे कैसे, बच्चों को कुछ चीज़ें तो प्रोवाइड करनी होती है ना, तो वो चीज़ें कहाँ से प्रोवाइड करोगे, ये चीज़ें देखने को मिलती है। फिर एक सामाजिक दबाव भी देखने को मिलता है। अब सामाजिक दबाव आप तो कहोगे कि लोग तो है हमारे समाज में तो लोग कहते हैं कि बच्चे पैदा करो, इस चीज़ को प्रमोट करते हैं। तो ये अपन समाज की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, एक किसी खास क्षेत्र के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। आप जाओ जहाँ पे लोग पढ़े लिखे हैं वो लोग इसका विरोध करते हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन अच्छी है वो लोग तो विरोध करते हैं। आपको है ना एक चीज़ भी नोटिस की होगी, आजकल के टाइम में ये ट्रेंड चल रहा है। आजकल के टाइम में आपको एक ट्रेंड देखने को मिल रहा है जहाँ पर ऐसी बातें की जा रही है कि बच्चे पैदा होने ही नहीं चाहिए, बच्चे पैदा करने ही नहीं चाहिए। एक प्रकार का ऐसी टर्मिनोलॉजी भी यूज होने लगी है, एक ट्रेंड भी बन चुका है, लोग इस चीज़ को प्रमोट भी करने लग गए हैं। हो सकता है आपने भी इसके बारे में सुना होगा, कई बार न्यूज़पेपर में भी आता है। कई लोग इसको लेके बहुत एक्सट्रीमिस्ट हो गए हैं कि भाई नहीं बच्चे पैदा नहीं करने हैं, क्योंकि ऐसी कंडीशन में जो नए बच्चे जन्म लेंगे वो कैसे सर्वाइव करेंगे। तो उनके पक्ष में एक प्रकार का माहौल भी क्रिएट किया जा रहा है। तो ये चीज़ें भी देखने को मिल रही है। इस वजह से भी जनसंख्या ग्रोथ है वो कुछ स्टेट में है वो धीरे धीरे डिक्लाइन करती जा रही है। कुछ राज्यों में जनसंख्या ग्रोथ है वो रुक चुकी है या कम होती जा रही है। इसका एक ये भी कारण है। कुछ और समस्या जैसे कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है, इतना टेम्परेचर बढ़ रहा है, कोई भरोसा नहीं कि बारिश कब हो रही है कब नहीं हो रही है। अभी ऐसे लोकेशन पे बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है जहाँ पर संभावना ही नहीं थी, जहाँ पर संभावना थी वहाँ पे बारिश ही नहीं हो रही है। बाढ़ बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। अभी आपने देखा होगा कि आज के टाइम में ऐसी कंडीशन है कि कोई भरोसा नहीं है कि आप कल जिंदा उठोगे। मतलब आप सोचोगे कि एनी टाइम वॉर लाइक सिचुएशन बनी हुई है, हर समय मौत का खतरा आप मंडरा रहा है, डर का माहौल है, चारों ओर वॉर देखने को मिल रही है। इजराइल और ईरान में वॉर चल रही है, इजराइल लेबनान में वॉर चल रही है, इजराइल यमन में वॉर चल रही है, यूक्रेन रशिया में वॉर चल रही है, यूएस ईरान में वॉर चल रही है, भारत पाकिस्तान में वॉर चल रही है, चाइना जापान में वॉर चल रही है, चाइना और कोरिया यूएस में वॉर चल रही है। ऐसा कोई देश नहीं है जो कॉन्फ्लिक्ट में नहीं है। कुछ ना कुछ इवेंट लगातार देखने को मिल रहे हैं और लास्ट 5 साल में ये इवेंट लगातार बढ़ गई हैं। इस वजह से लोगों में एक प्रकार का डर बन गया है। लोग ऐसे लोगों को ये भी भरोसा नहीं कि कल जिंदा उठेंगे नहीं उठेंगे। आप खुद ने नोटिस किया होगा कि लास्ट 5 सालों में ये घटनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। तो ऐसे माहौल में, ऐसी परिस्थितियों में, राजनीतिक अस्थिरता की परिस्थितियों में, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की परिस्थितियों में अकेलेनेस की एक भावना बैठ जाती है लोगों में कि नहीं मेरे को तो अकेले रहना है, किसी के साथ नहीं रहना है। ऐसी भावनाओं की वजह से जो जनसंख्या ग्रोथ है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। यहाँ तक पॉइंट क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब चुनौतियाँ क्या क्या, वही चैलेंजेस हैं कि पहले बात करते कि एक महिला औसतन 5 बच्चे पैदा कर सकती थी, कैपेबल थी। आज ये संख्या 2 हो गई है। 2 में भी बहुत सारी दिक्कतें देखने को मिलती है। जी बिल्कुल यही माहौल बना हुआ है। पहले महिला 5 बच्चे पैदा कर सकती थी, कैपेबल थी, आज ये चीज़ें नहीं देखने को मिल रही है। तो ये सारी समस्या देखने को मिल रही है कि लोग बच्चा पैदा क्यों नहीं कर रहे हैं, क्या संकट है।
तो संकट यही है, एजुकेशन बहुत महंगा है, स्वास्थ्य की चीज़ें बहुत महंगी देखने को मिलती है, ये सारी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। इस वजह से लोग बच्चा पैदा नहीं कर रहे हैं। तो इसमें कुछ पॉइंट है जिसका उपयोग है आप अलग अलग जगह पर कर सकते हो। ठीक है, ये अलग अलग जगह पर इसका उपयोग है वो कर सकते हो। अब यहाँ पे जनसंख्या जो ज़्यादा वृद्धि हो रही है उसके पक्ष में भी बात की गई कि ज़्यादा वृद्धि नहीं होनी चाहिए, और बिल्कुल जो रुक जाती है उसके भी खिलाफ बात की गई है। मतलब बैलेंस होना चाहिए। आप ऐसा नहीं कि 10-10 बच्चे पैदा कर रहे हो, और आप ऐसा भी नहीं है कि बच्चे पैदा कर ही नहीं रहे हो। बैलेंस की बात की गई है। इसके लिए सरकार को जागरूकता फैलानी होगी, सरकार को लोगों को अवेयर करवाना होगा, लोगों को रोजगार देना होगा। ये जो महंगाई वगैरह बढ़ रही है, इन्फ्लेशन वगैरह बढ़ रहा है, उसको लिमिट करना होगा। क्वालिटी एजुकेशन है वो फ्री में प्रोवाइड करवाना होगा। गवर्नमेंट स्कूल्स वगैरह है उनकी क्वालिटी में सुधार करना होगा। हॉस्पिटल्स वगैरह है, मेडिकल जो सुविधाएं हैं वो इनको अच्छे लेवल पर प्रोवाइड करवानी होगी। इंश्योरेंस क्लेम वगैरह है वो भी अच्छे से प्रोवाइड करवाना होगा। राजनीतिक स्थिरता को बढ़ावा देना होगा, शांति पीस ऐसी व्यवस्था होगी, प्रदूषण कम होगा। इसी स्थितियों में जाके बढ़ावा दिया जा सकता है जनसंख्या ग्रोथ को, और आने वाले टाइम के जो पीढ़ियां हैं उनको एक अच्छी लाइफ प्रोवाइड की जा सकती है। ठीक है जी, पूरी पॉइंट क्लियर हो गए। लास्ट वाला 5 मिनट का जो भाषण है उसको सुन लेना, सारे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। लास्ट वाले जो 5 मिनट में जो बोला है उसको सुन लेना, सारी पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है जी, अब हम बात कर लेते हैं यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड फॉर पॉपुलेशन के बारे में। ठीक है, यूनाइटेड नेशन इसका नाम है पॉपुलेशन फंड। पहले क्या नाम था इसका? यूनाइटेड नेशन फंड फॉर पॉपुलेशन। इसका नाम बदल के अब क्या कर दिया है? अब इसका नाम कर दिया है यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड कर दिया गया है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1969 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। किसके बारे में बात कर रहे हैं हम? UNFPA के बारे में बात कर रहे हैं। यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड के बारे में हम बात कर रहे हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका नाम क्या है? यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड। उद्देश्य क्या है इसका? उद्देश्य सिंपल सा है, प्रजनन है वो सिक्योर हो, सुरक्षित हो, और प्रजनन का अधिकार हो व्यक्ति के पास में। जो है ना, महिला और युवा हैं उनको अपने शरीर का अधिकार हो कि वो अपने शरीर के साथ में क्या चाहते हैं, ये उनका इंडिविजुअल राइट है। कोई आके इनको ये नहीं बताएगा कि आपको इतने बच्चे पैदा करने चाहिए, आपको इतने बच्चे पैदा नहीं करने चाहिए। तो ये आपको आके कोई नहीं बता सकता, ये आपका पर्सनल राइट है। ओके जी, तो इस आर्टिकल में यही बातें की गई थी। मेंस के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। प्रीलिम में इसके आने की संभावना कम है। तो मेंस में प्रीलिम में ये पूछा जा सकता है UNFPA के बारे में, यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड के बारे में प्रीलिम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसकी स्थापना वगैरह के लेकर कोई स्टेटमेंट बनाया जा सकता है। परंतु वो जो ऊपर वाला आर्टिकल हमने पढ़ा था उसका उपयोग है वो मेंस में ही किया जाएगा। ओके जी, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। नेक्स्ट आर्टिकल है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। जो मिनिस्ट्री है उन्होंने एक सलाह दी है कि जो स्मार्ट सिटी जो होती है ना, उसके लिए एक व्हीकल बनाया था। हमने क्या बनाया था? स्पेशल पर्पज व्हीकल बनाया था। इसे भविष्य में भी जारी रखा जाएगा। एक बार न्यूज़ पढ़ लेते हैं हम, फिर सिंपल से मैं आपको समझा दूंगा कि ये कहना क्या चाहता है। तो महुआ मिनिस्ट्री मतलब मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर ने सलाह दी है कि स्मार्ट सिटी जो मिशन है इसके लिए हमने क्या बनाया था? एक स्पेशल पर्पज व्हीकल बनाया था। तो इस व्हीकल को भविष्य में भी जारी रखा जाएगा। ये जो SPV स्पेशल पर्पज व्हीकल बनाया था इसको भविष्य में भी जारी रखने का निर्णय किया गया है। अब ये समाचारों में क्यों है? क्योंकि केंद्र सरकार ने निर्णय लिया है कि स्मार्ट सिटी मिशन के लिए जो 2025 में समाप्त होनी थी उसके बाद में भी स्पेशल पर्पज जो व्हीकल है इसको जारी रखा जाएगा। ये निर्णय किसने लिया है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के द्वारा ये निर्णय लिया गया है। अब हम समझ लेते हैं कि स्पेशल पर्पज व्हीकल क्या होता है, ये निर्णय क्यों लिया गया है, स्मार्ट सिटी मिशन क्या होती है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है जी, इसके बारे में एक आसान भाषा में बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि ये स्पेशल पर्पज व्हीकल होता क्या है। क्या ये गाड़ी है? क्या ये गाड़ी है? होती क्या, करती क्या है? तो देखो, स्पेशल पर्पज व्हीकल कोई गाड़ी नहीं है। इसको एक संस्था की तरह बनाया जाता है, इसको एक इंस्टीट्यूट की तरह बनाया जाता है। मान लीजिए आपको अपने घर में कोई काम करवाना है, ठीक है, आपके घर में मतलब आप मान लो पूरी सोसाइटी बनवानी है, 10-15 मकान बनवानी है, ये सारा काम करवाना है। तो अब पूरा घर तो उस पर काम लगेगा नहीं, मम्मी पापा भाई बहन सारे लोग तो लगेंगे नहीं। इसमें मान लीजिए कि 1-2 लोगों की आपने टीम बना ली। टीम इन द सेंस कि भाई भाई को चूज कर लिया, एक बहन को चूज कर ली, एक पापा को, ये 3 लोग हैं। ये मिलके देखेंगे कि घर का काम कैसा चल रहा है, मकानों का काम कैसा चल रहा है, कहाँ पर कौन सी चीज़ की जा रही है, कहाँ पर कौन सी चीज़ करनी चाहिए, सारी चीज़ है वो एक तरीके से चल रही है।
मतलब आपने एक व्यक्ति को या 2-3 व्यक्तियों की एक टीम बना दी है। ये लोग मिलके ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे कि मकान किस तरीके से बन रहा है, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। ये करने के लिए आपने एक टीम बना दी है। इसी प्रकार से कोई भी गवर्नमेंट काम करती है ना, तो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट के पास में एक टीम बना देती है। एक टीम होती है, वो तय करती है कि भाई ये काम किस तरीके से होगा, इसमें कितना बजट लगना चाहिए, कितने दिनों में होना चाहिए, किस प्रकार पर से होना चाहिए। इसके लिए इसे कहा जाता है स्पेशल। ये देखो, स्पेशल का मतलब होता है विशेष, पर्पज का मतलब होता है उद्देश्य, और व्हीकल का मतलब आप गाड़ी मान लो, तो ये का टूल मान लो। तो विशेष उद्देश्य के लिए एक कोई खास उद्देश्य होता है, उसके लिए एक ऐसी टीम बनाई जाती है। एक ऐसी टीम बनाई जाती है जो क्या काम करेगी, जो काम उसको सौंपा गया है। यहाँ पर इसको क्या काम सौंपा गया है, स्मार्ट सिटी बनानी है। यहाँ पर इसको स्मार्ट सिटी बनानी है। तो ये जो स्पेशल पर्पज व्हीकल होता है, इसको एक खास उद्देश्य सौंपा जाता है कि भाई ये जो स्मार्ट सिटी बनाई जाएगी, ये किस प्रकार से बनाई जाएगी, कैसे बनाई जाएगी, कितना खर्चा आएगा, क्या क्या चीज़ें यूज की जाएगी, किस किस सिटी को बनाया जाएगा, ये सारी चीज़ें हैं वो कौन तय करेगा, ये जो स्पेशल पर्पज व्हीकल है इसके द्वारा तय किया जाएगा। तो वो गाड़ी नहीं है, एक प्रकार की आप मान लो टीम है, एक प्रकार की एक संस्था है जिसमें कुछ लोग हैं और ये लोग मिलकर काम कर रहे हैं। तो अभी जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर है, जो महुआ मिनिस्ट्री है, उसने क्या कहा है, अभी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर ने कहा है कि देखो 2025 हो गया है, उसके बाद में जो स्मार्ट सिटी मिशन है वो मतलब पूरा हो जाएगा, जो इसकी जो स्कीम थी वो कंप्लीट हो जाएगी। तो इस महुआ मिनिस्ट्री ने कहा है कि भाई इसके बाद में भी ये जो स्पेशल पर्पज व्हीकल बनाया था हमने कुछ लोगों की एक टीम बनाई थी, ये टीम है वो कंटिन्यू काम करेगी। चाहे तो ये अभी भी समाप्त कर दो आप, अगर आपको लगता है कि भाई ये गलत है तो इसको अभी भी खत्म कर दो स्मार्ट सिटी मिशन को, परंतु ये जो SPV स्पेशल पर्पज व्हीकल है ना, ये कंटिन्यू चलता रहेगा। अब ये जो स्पेशल पर्पज व्हीकल होता है, SPV होता है, ये जरूरी नहीं है कि केवल स्मार्ट सिटी मिशन के लिए बनाया जाए, ये और भी इसमें जो भी और भी योजनाएं होती है उनके लिए भी ये बनाया गया है। और भी जो स्कीम चलाई जा रही है गवर्नमेंट के द्वारा, उसके लिए भी स्पेशल पर्पज व्हीकल बनाया जा सकता है। तो स्पेशल पर्पज व्हीकल कोई गाड़ी वगैरह नहीं है, कुछ लोगों की एक टीम है, सिंपल भाषा में कुछ लोगों की एक टीम है जो उस कार्य को कर रही है, उसको जो काम सौंपा गया था उस कार्य को कर रही है। इसके लिए एक टीम बनाई जाती है, उस टीम को ही स्पेशल पर्पज व्हीकल कहा जाता है। ठीक है जी, तो स्पेशल पर्पज व्हीकल समझ में आ गया आपको। महुआ मिनिस्ट्री ने अभी ये क्या काम किया वो आपको समझ में आ गया है। अगर आपके 2 पॉइंट क्लियर हो गए तो हम तीसरे पॉइंट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है कि ये स्पेशल पर्पज व्हीकल है, इसकी शुरुआत क्यों की गई थी, कब की गई थी। तो ये जो स्पेशल पर्पज व्हीकल है इसकी शुरुआत की गई थी 2015 में। 2015 में क्या हुआ था, उस दौरान स्मार्ट सिटी मिशन है वो प्रारंभ किया गया था। अब ये जो स्मार्ट सिटी मिशन था ना, इसमें क्या होता था, इस मिशन के तहत जो सिटीज है ना, हमारे देश के 100 शहर, हमारे देश के 100 शहरों को आइडेंटिफाई किया जाएगा। कितने शहरों को, हमारे देश के 100 सिटीज़ को। अब ये अलग अलग सिटीज़ है, उनको पहले पहचान की जाएगी भाई किस किस सिटीज़ को हमें स्मार्ट बनाना है। तो 100 शहर होते हैं, उसको आइडेंटिफाई करेंगे, उनकी पहचान करने के बाद में उनमें नई नई तकनीकी लेके आएंगे, उसको स्मार्ट बनाएंगे। अब स्मार्ट कैसे बनाएंगे, तो देखो वहाँ पे कनेक्टिविटी को बेहतर करेंगे। कनेक्टिविटी का मतलब क्या होता है, रोड की व्यवस्था होगी प्रॉपर, रेलवे की व्यवस्था होगी। अगर नज़दीक में कोई पोर्ट है तो उस पोर्ट से कनेक्ट किया जाएगा, अगर पोर्ट नज़दीक नहीं है तो रोड और रेलवे के माध्यम से उसे पोर्ट से कनेक्ट किया जाएगा। लाइट उसमें प्रॉपरली आएगी, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी की उसमें व्यवस्था होगी। साथ ही साथ में जो ये ड्रेनेज सिस्टम होता है ना, जहाँ से जो पानी होता है गंदा ये बाहर चला जाए, तो ड्रेनेज सिस्टम की उचित व्यवस्था की जाएगी। तो ये सारी चीज़ें की जाएगी उस सिटी में। उस सिटी को एक प्रॉपरली तरीके से डेवलप किया जाएगा। यहाँ पे ये कॉलोनीज है, यहाँ पे बिल्डिंग होगी, यहाँ पे अपार्टमेंट बनेंगे, यहाँ पे शॉपिंग मॉल बनेंगे, यहाँ पे स्कूल्स बनेगी, यहाँ पे हॉस्पिटल्स बनेंगे। एक प्रॉपर तरीके से इसे सिस्टमेटिक तरीके से बनाया जाएगा। इंडस्ट्री है वो जो सिटी है उसे बाहर बनेगी। तो इसका फ़ायदा ये होगा कि आपको जो चीज़ें चाहिए ना वो आपको उसी स्थान पर मिल जाएंगी। मान लो आप यहाँ रह रहे हो तो आपको यहाँ पे सारे हॉस्पिटल मिल जाएंगे, आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है। तो ये स्मार्ट सिटी का मतलब होता है कि सारी तरीके हैं वो आपको स्मार्टली मिल जाए। जैसे चाइना में कई सारी स्मार्ट सिटी डेवलप की गई, तो उसी के तर्ज पे भारत में भी स्मार्ट सिटी है वो डेवलप की जा रही है।
तो ये स्कीम आई थी 2015 में। ठीक है, 2015 में ये स्कीम आई थी। इसके तहत भारत के 100 शहरों को स्मार्ट बनाने की योजना चल रही थी। ओके जी, यहाँ तक क्लियर है। अब इसी स्कीम के तहत इस स्कीम को बनाने के लिए, लागू करने के लिए जो भी इसको काम सौंपा गया, अब स्मार्ट सिटी ऐसा तो नहीं है कि भाई एक दिन का काम है, इसको सालों लगने वाले थे। 2015 में ये शुरू हुआ था और 2025 में, मतलब 10 वर्ष हो चुके हैं। अब 10 वर्ष का जो टाइम है वो बहुत लंबा है, एक दिन का तो है नहीं। अब इसे कैसे करना है, तो इसके लिए एक टीम सेलेक्ट की गई, एक टीम सेलेक्ट की गई थी और टीम को स्पेशल पर्पज व्हीकल के नाम के बोला गया, स्पेशल पर्पज व्हीकल। और इसको आपने ऐड कहाँ किया, इसको आपने ऐड किया है कंपनी एक्ट के तहत। कंपनी एक्ट क्या है, अगर आपको कोई भी कंपनी रजिस्टर करनी है, कोई भी अपना इंस्टीट्यूट को रजिस्टर करना है, तो आपको कंपनी एक्ट के तहत, कंपनी एक्ट 2013 है, इसके तहत आपको रजिस्टर करवाना होगा। कंपनी एक्ट के तहत आपको है ना अपना जो भी पर्पज है, जो भी उद्देश्य है, उसको रजिस्टर करवाना होगा। तो ये जो है ना स्पेशल पर्पज व्हीकल, इसको कंपनी एक्ट 2013 के तहत रजिस्टर करवाया गया था। ओके जी, इसके पास में मालिक कौन है इसका, ये जो स्पेशल पर्पज व्हीकल बनाया गया है इसका मालिक है कौन, तो इसका मालिक है वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलके हैं। 50-50 इसकी हिस्सेदारी है, 50% में केंद्र सरकार होगी और 50 में स्थानीय सरकार, मतलब इसमें अर्बन गवर्नमेंट भी आ गई है और पंचायत राज भी आ गई है, स्टेट गवर्नमेंट भी आ गई है। तो ये सब मिलके इसमें काम करेंगे। और स्पेशल पर्पज व्हीकल आपको समझ में आ गया। स्ट्रक्चर क्या होता है, तो इसमें एक सीईओ होता है। अब स्ट्रक्चर तो काम का है नहीं, काम कैसे करते हैं, जमीन कहाँ से लेनी है, कैसे सिटीज बनानी है, ये सारे काम किए जाएंगे। और क्या होगा, ये सारा काम किया गया है। बेसिकली इस आर्टिकल में आपको क्या समझना था, आपको ये समझना था कि स्मार्ट सिटी मिशन क्या था, 100 शहरों को कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा, कैसे उनको डेवलप किया जाएगा। उसके बाद में स्पेशल पर्पज व्हीकल क्यों बनाया गया था, क्योंकि इतने बड़े लेवल पर इतना सारा काम करना है, 100 सिटी को स्मार्ट बनाना है, तो इसके लिए एक तरीका होना चाहिए। उस तरीके के लिए ये सारा काम किया गया था। भाई इतने बड़े लेवल पे इतना सारा काम करना है, तो इसके लिए एक स्मार्ट सिटीज़ के लिए एक टीम बनाई गई थी। भाई आपको यही काम करना होगा, तो इसके लिए ही स्पेशल पर्पज व्हीकल बनाया गया था। ठीक है जी, अब इसको आगे बढ़ा दिया गया, जो कि 2025 में समाप्त होना था, परंतु अभी तक पूरी तरह से हमारी जो स्मार्ट सिटीज़ है वो डेवलप नहीं हुई है। तो ये जो स्पेशल पर्पज व्हीकल था ना, इसको आगे भी कंटिन्यू किया जा रहा है। ठीक है जी, बात समझ में आ गई। और यहाँ पर सारे आर्टिकल में अब यही बात की गई है, कैसे ये सहायता करेगा, कैसे ये लागू करेगा, जो ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं वो सारी बातें यहाँ पे लिखी है। ठीक है, जो हमने पढ़ा है ना वही बात यहाँ पे लिखी हुई है, नया इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके जी, यहाँ तक क्लियर है। चलते हैं हम नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। अगला आर्टिकल है हमारा गृह मंत्री ने मानसून से पहले बाढ़ प्रबंधन और बचाव की रणनीतियों की समीक्षा की। हमारे जो होम मिनिस्टर है अमित शाह जी, इन्होंने बाढ़ प्रबंधन मतलब फ्लड का मैनेजमेंट कैसे होगा, इसके लिए और उसके लिए उससे बचने के लिए कौन कौन सी हमारे पास में स्ट्रेटेजी है, यानी कि कौन कौन सी रणनीतियाँ है, उस पर समीक्षा की है। क्या है मतलब मेरा, हमारे जो गृह मंत्री है, हमें बाढ़ देखने को मिलती है, जैसे अभी आसाम में बाढ़ देखने को मिली थी, तो अब जो भविष्य में जो आने वाली बाढ़ है उसको मद्देनजर रखते हुए इन्होंने कहा कि पहले फ्लड का मैनेजमेंट किस तरीके से हो सकता है। अगर फ्लड आ जाती है, अगर बाढ़ आ जाती है, देखो भाई वो तो प्राकृतिक है, वो तो नेचर पे डिपेंड करता है, आप उसको आने से तो नहीं रोक सकते हो। अगर आने से नहीं रोक सकते हो तो उसके लिए कुछ अच्छा मैनेजमेंट किया जा सकता है, उससे बचने के लिए कुछ रणनीति अपनाई जा सकती है, या उसके प्रभाव को कम किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताऊं कि भाई बीमारी है वो किसी को भी हो सकती है, परंतु इसका मतलब ये नहीं कि हम ध्यान भी देना छोड़ दें, तो हमें केयर करनी है हमें। तो देखो बीमारी जो होना वो तो नेचुरल कोज है, वो हो सकती है किसी को भी, तो हमें क्या करना है, हम उसका ध्यान देना है कि भाई बीमारी से कैसे बचा जा सकता है, अगर हो जाती है तो कैसे बचना है, नहीं हो रही है, संभावना है तो हम कैसे अपने आप को तैयार रखें। तो ये होता है पहले से मैनेजमेंट करना। तो होम मिनिस्टर जी ने कहा है, अमित शाह जी ने कहा है कि भाई साहब बाढ़ है वो तो कभी भी आ सकती है, परंतु हम इससे कैसे बच सकते हैं, इसके लिए हमें एक स्ट्रेटेजी डेवलप करनी है। तो चर्चा में क्यों है, चर्चा में इस वजह से है कि गृह मंत्री जी ने बाढ़ के मौसम से पहले तैयारियों की समीक्षा की है, जिसे जीरो कैजुअलिटी के नाम से ये नीति दोहराया गया है। जीरो कैजुअलिटी का मतलब होता है अगर बाढ़ आ जाती है तो एक भी कैजुअलिटी नहीं होनी चाहिए, यानी कि किसी एक भी व्यक्ति की मृत्यु नहीं होनी चाहिए, तो ये होता है जीरो कैजुअलिटी। इसके लिए हम अलग अलग टेक्नोलॉजी है उसका उपयोग करेंगे, अलग अलग चीज़ों का उपयोग करेंगे। ये आर्टिकल आपका मेंस के पर्सपेक्टिव से ज़्यादा काम का है, इसके जो पॉइंट है वो आप मेंस में यूज कर सकते हो। अगर फ्लड
फ्लड मैनेजमेंट से संबंधित मेंस में क्वेश्चन आता है या किसी भी आपदा से संबंधित कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो वहां पर इस प्रकार के आप है ना पॉइंट यूज कर सकते हो। अब यहाँ पे क्या क्या बात की गई है, सबसे पहले यहाँ पे बात की गई है कि बाढ़ प्रबंधन के लिए क्या क्या मुख्य निर्देश है वो दिए जा सकते हैं, क्या क्या डायरेक्टिव दिए जाते हैं। तो ये जो डायरेक्टिव है ना इसको आप समझो कि बाढ़ जो प्रबंधन होता है, फ्लड मैनेजमेंट है, उसके लिए क्या किया जा सकता है। मतलब यहाँ पे जहाँ पे डायरेक्टिव वर्ड लिखा है ना वहाँ पे आप लिख लो कि भाई बाढ़ को मैनेज करने के लिए क्या क्या चीज़ें की जा सकती है। तो क्या क्या चीज़ें की जा सकती है बाढ़ को मैनेज करने के लिए, तो सबसे पहले यहाँ पे एक पॉइंट लिखा है एक समान सड़क का डिजाइन है। अब एक समान सड़क का डिजाइन है वो किस प्रकार से मैनेज करेगा बाढ़ प्रबंधन में। यहाँ पे एक पॉइंट लिखा है कि जो एक समान सड़क होगी मतलब सड़क है एक जैसी है तो वो बाढ़ प्रबंधन में यानी कि फ्लड मैनेजमेंट में किस प्रकार से हेल्प करेगी। तो एक समान सड़क व्यवस्था का मतलब है एक समान सड़क का डिजाइन है, इससे मतलब है कि सड़क है वो एक तरीके से पहले हमने बना ली है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लो ये रोड हमने पहले से बना ली है, हमें पता था कि यहाँ पे बाढ़ आ सकती है, बाढ़ आने की वजह से ये जो नाले वगैरह बने होते हैं ना ये पूरे पूरे भर जाएंगे तो ये पूरी स्थिति है वो गंभीर हो जाएंगी। तो हम क्या कर रहे हैं एक प्रॉपर सड़क बना रहे हैं। अब ये प्रॉपर सड़क होगी इसका फायदा क्या है, इसका फायदा यही है कि इसके अंदर ही हमने सारी व्यवस्था कर दी है, कहाँ से ड्रेनेज सिस्टम चलेगा, किस प्रकार से चलेगा, सड़कें इस प्रकार से होनी चाहिए कि पानी है ना बाई चांस यहाँ पे बाढ़ से पानी आता है या बारिश की वजह से पानी आता है तो प्रॉपर तरीके से कहाँ चला जाए जहाँ पे इसे स्टोर किया गया हो। कहीं पे तालाब होता है या कहीं पे रिवर होती है तो उसको मिक्स करने के लिए एक प्रॉपर तरीके से मैनेजमेंट किया गया हो। तो एक सड़क है वो प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए, एक समान डिजाइन से होनी चाहिए। उसके साथ साथ में पानी को जो ड्रेनेज सिस्टम है वो भी अच्छे तरीके से इनबिल्ड किए होने चाहिए। मतलब जो हमारा ड्रेनेज सिस्टम है जहाँ से अपशिष्ट पानी है वो बाहर जाता है या फिर बारिश की वजह से जो पानी होता है वो बाहर जाता है तो वो एक प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप है ना सड़क टूटी फूटी हो, यहाँ पे पानी जा रहा है, पानी यूं जा रहा है और आपने सड़क कैसी बना दी यूं बना रखी है तो पानी ऊपर चढ़ ही नहीं पा रहा है, ढलान उल्टी डायरेक्शन में तो पानी ऊपर चढ़ ही नहीं पा रहा है। और पानी ऊपर नहीं चढ़ रहा है इसका मतलब क्या है कि पानी वहीं पे पड़ रहा है, वहां पे पानी पड़ा रहेगा तो वो बाढ़ का रूप ले लेगा और आसपास के लोगों को नुकसान हो जाएगा। तो एक समान सड़क व्यवस्था इस प्रकार से हेल्प कर सकती है। नेक्स्ट है नदी घाटियों में जंगल का विस्तार। अब ये क्या कहना चाह रहा है पॉइंट, ये पॉइंट आप यूज कर लेना मेंस में ना, ये अच्छे पॉइंट है, इसका उपयोग आप कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नदी घाटियों में जंगल का विस्तार। अब नदी घाटियाँ क्या होती है, नदी घाटियों का मतलब क्या होता है, नदी मतलब होता है ये रिवर यहाँ से बहती हुई आ रही है, ये रिवर यहाँ से फ्लो होती हुई आ रही, बहती हुई आ रही है। अब यहाँ पे क्या होता है घाटियाँ बनी हुई है, घाटियाँ इन द सेंस रीफ बनी हुई है, बहुत बड़े बड़े पहाड़ है उनके बीच में घाटियाँ ऐसी बनी हुई है। अब यहाँ पे क्या है, अगर अच्छे से जंगल यहाँ पे डेवलप है, अच्छे से पेड़ पौधे डेवलप है। अब पेड़ पौधे होते हैं ना एक प्रकार से नेचुरल बैरियर का काम करते हैं, प्राकृतिक अवरोध का काम करते हैं। जब पानी स्पीड से आ रहा है, बीच में बहुत सारे पेड़ पौधे हैं ना, तो ये एक प्रकार से पानी की स्पीड को कम करने का भूमिका निभाते हैं। आप कहोगे ये तो इलॉजिकल चीज है, पेड़ पौधे किस प्रकार से पानी की स्पीड को रोक सकते हैं। पेड़ पौधे नेचुरल बैरियर का काम करते हैं। अगर आप देखोगे बहुत ज्यादा घना जंगल है और वहां पे स्पीड में आ रहा है पानी, उसकी भी स्पीड कुछ हद तक लिमिटेड हो जाती है, कुछ हद तक उसकी स्पीड है वो कम हो जाती है। तो पेड़ पौधे जो भी होते हैं, बड़े बड़े ट्रीज होते हैं, वो नेचुरल बैरियर का काम करते हैं, प्राकृतिक अवरोध का काम करते हैं। पॉइंट क्लियर हो गया, यहाँ पे प्राकृतिक अवरोध का काम हो रहा है। तो नदी घाटियां होती है, जहां से नदियां है फ्लो होती हुई आ रही है, तो वहां पर पेड़ पौधे हैं वो बहुत ज्यादा उगाओ। अगर वहां पे जंगल ज्यादा होगा, पेड़ पौधे घने होंगे, तो वो एक प्राकृतिक नेचुरल बैरियर का काम करेगा, हाँ पूरी मिट्टी के कटाव को रोकेगा, स्पीड कम कर देगा। तो ये सारी चीजें भी बेनिफिट में देखने को मिलती है। तो पेड़ पौधे होते हैं ना नेचुरल अवरोध का भी काम करते हैं, सॉइल के जो इरोजन होता है उसको भी रोकते हैं और नदी के जो स्पीड होती है कुछ हद तक ये लिमिटेड कर देती है। और साथ ही साथ में इससे क्या होगा, अगर सॉइल है वो इरोज नहीं होगी और लिमिटेड रहेगी वहाँ पे, तो वहाँ पर क्या होता है जल धारण क्षमता बढ़ेगी। मतलब उस स्थान की पेड़ पौधे जहाँ पर होती है वहाँ पर जो ग्राउंड वाटर होता है वो भी ज़्यादा होता है, जो जल धारण करने की क्षमता भी बढ़ेगी। तो आप ये पॉइंट लिख सकते हो मेंस में कि नदी घाटियों में जंगल का विस्तार करो। ये हम पॉइंट जनरली अवॉइड कर देते हैं, बट इस प्रकार की पॉइंट है वो आप लिख सकते हो। ठीक है, मेंस में इस प्रकार के पॉइंट आप लिख सकते हो, काफी अच्छा आपका आंसर माना जाएगा। एक समान सड़क डिजाइन, ये नए पॉइंट है, अच्छे पॉइंट है ना, इसका उपयोग आप जरूर करना और समझने की कोशिश करना। जब जरूरत पड़े तब इसका उपयोग कर ही लेना, मतलब ऐसे रट के मत बैठ जाना, जब जरूरत पड़े तब इसका उपयोग करना है। इसके लिए आप प्रैक्टिस किया करो,
इसके लिए जो भी ऐसे क्यूज आर्टिकल होता है ना, उसको घर जाके समझ के अपनी भाषा में लिखने की कोशिश करो, या फिर उसे रुको कि भाई मेंस में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ लिया। जैसे अभी हमने पढ़ा है कि भाई बाढ़ है, उसको कैसे मैनेज करना है, तो घर पे जाके एक ऐसा क्वेश्चन बनाओ और उसे लिखने की कोशिश करो, पॉइंट वाइज लिखने की कोशिश करो। तो आपको क्या 2-3 बार प्रैक्टिस होगी ना, तो वो पॉइंट है ऑटोमेटिक आपको याद रह जाएंगी, आपके माइंड में एक तरीके से बैठ जाएंगे। तो जब आवश्यकता पड़ेगी तो ऑटोमेटिक वो पॉइंट बाहर आ जाएंगे। इसके लिए थोड़ी बहुत प्रैक्टिस एटलीस्ट किया करो। ओके जी। अब है बाढ़ क्या होती है। तो बाढ़ क्या होती है, जब पानी होता है वो प्राकृतिक या कृत्रिम किनारों के बाहर सूखी भूमि पर फैल जाता है। क्या मतलब है इसका, ये नदी है, नदी का पानी है वो यहाँ बहता है, नदी का पानी है वो यहाँ पर फ्लो होता है। पर कई बार क्या होता है, नदी का पानी इसके बाहर चला जाता है। मान लीजिए ये नदी जा रही है, अब इसकी जो एरिया था ना वो यही था एरिया, इससे बाहर पानी नहीं जाता था। परंतु अब क्या हो रहा है कि नदी में एक तो पानी बहुत ज़्यादा बहाव आ गया है, बहुत बारिश हुई, बहाव बहुत ज़्यादा आ गया। अब ये नदी का पानी है ना, यहाँ पे जो था ना इससे बाहर जा रहा है। पहले पानी यहाँ बहता था, अब यहाँ पे घर बने हुए, तो पानी है ना इसको क्रॉस करके घरों में जा रहा है। तो जब पानी है वो अपनी जो प्राकृतिक बाउंड्री होती है, मान लो एक और एग्जाम्पल लेता हूँ, ये सड़क है वो यहाँ पर इतनी चौड़ी है और गाड़ी यहाँ से इसके बीच में चल सकती है, गाड़ी इससे इसके बीच में चल सकती है। परंतु एक गाड़ी वाला मूर्ख आ गया, डफोड़ आ गया, दिमाग का वो थोड़ा पैदल था, अब वो गाड़ी कहाँ चलाने लग गया, यहाँ पर चलाने लग गया। तो यहाँ पे तो लोग भी दो सकते हैं, सलमान खान जैसा आ गया। तो सलमान खान कहाँ गाड़ी चला रहा था, सड़क के किनारों पे गाड़ी चला रहा था। इसकी वजह से लोग आएंगे बीच में, और लोग आएंगे तो एक्सीडेंट होगा, ऑब्वियस है। तो एक डायरेक्शन तय किया गया, अब भाई ये बीच का रास्ता, इसमें ही आपको चलना था। पर नदी क्या सलमान खान बन गई, सलमान खान बन गई मतलब इसका बहाव तेज हो गया, स्पीड बढ़ गई, इसमें पानी ज़्यादा था तो वो किनारों पे आ गई, और यहाँ पे जो लोग थे, घर थे, उनको नष्ट कर दिया। तो ये बारिश का रूप ले लिया। समझ में आ गया, बारिश जो बाढ़ का रूप ले लिया। बाढ़ का रूप कैसे लेते हैं, जब नदी है वो अपने प्राकृतिक जो किनारे होते हैं उसे बाहर आ जाती है, आसपास के क्षेत्र में बन जाती है, सलमान खान बन जाती है। बाढ़ कब आती है, जब नदी है वो सलमान खान बन जाती है, तब क्या आता, बाढ़ आता है। और सलमान खान बनने से मतलब है क्या, कि वो किनारों पे आ रही है। याद रहेगा ना, ऐसे याद रखना, बाढ़ क्या है, तो नदी है वो सलमान खान बन रही है। अब इसके लिए संवैधानिक प्रावधान क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है। बाढ़ के लिए अगर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के बारे में बात करें तो बाढ़ जो होता है, जल नियंत्रण होता है, वो राज्य सरकार के अंतर्गत भी आता है और स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत भी आता है। यानी कि जो बाढ़ का मैनेजमेंट है, फ्लड का मैनेजमेंट है, वो स्टेट गवर्नमेंट का भी हिस्सा है और सेंट्रल गवर्नमेंट के हिस्सा है, दोनों मिलकर काम करता है। यानी कि ये समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, ये कॉन्करेंट लिस्ट के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे अगर कॉन्करेंट लिस्ट में आता है तो एक वर्ड होता है पानी, जल, ये तो राज्य सूची में आता है। यहाँ पे देखो राज्य है वो, ये तो जल है वो तो राज्य सूची में आ रहा है। फिर आप ऐसे क्यों कह रही हो कि भाई ये तो कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। तो देखो यहाँ पे जो पानी होता है, इरिगेशन वाला पानी है जिसका यूज करना है, वो तो किसके पास आता है, राज्य के पास में आता है। पानी का किस प्रकार से यूज करना है, पानी को किस प्रकार से मैनेज करना है, ये तो राज्य सूची में आता है। परंतु ये जो बाढ़ होती है वो किस में आती है, ये आपदा प्रबंधन के अंतर्गत आती है, डिजास्टर मैनेजमेंट के अंतर्गत आती है। तो जहां पर डिजास्टर मैनेजमेंट की बात हो रही है वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट है वो भी एक्शन ले सकती है। तो ये इससे रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है। ओके जी, तो बाढ़ मैनेजमेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट है वो भूमिका निभा सकती है। यहां तक पॉइंट क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। अब बाढ़ प्रबंधन की संरचना, हमने क्या क्या पॉइंट डिस्कस किए हैं। हमने पहले पॉइंट में बात की थी सड़क है वो नियोजित तरीके से होनी चाहिए, ये बात की थी। दूसरा पॉइंट हमारा क्या था, हम बाढ़ मैनेजमेंट के बारे में बात करें कि बाढ़ को किस तरीके से मैनेज किया जा सकता है। तो पहले सड़क के बारे में हमने बात की, सड़क अच्छे तरीके से होनी चाहिए। फिर हमने क्या बात की थी, फिर हमने बात की थी जो नदी घाटियाँ होती हैं, नदी घाटियाँ होती है उसमें पेड़ पौधे लगाओ, हमने इसके बारे में बात की थी। फिर हमने मतलब समझा था कि बाढ़ का मतलब होता क्या है, बाढ़ कहाँ किसे जाता है, हमने ये समझा, बाढ़ के मतलब को समझा। बाढ़ के मतलब को समझने के बाद में फिर हमने बात की थी, जो चौथा पॉइंट हमारा वो है बाढ़ प्रबंधन की संरचना के बारे में, कि बाढ़ की किस प्रकार से मैनेज किया जाता है, उसकी स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए। तो इसके लिए है पहले है रिजर्वर बनाओ, जो अतिरिक्त पानी होता है उसको रोको। रिजर्वर मतलब नदी आ रही है ना, बहुत स्पीड से नदी है वो आ रही है। अब ये नदी जो बहुत स्पीड से आ रही है, इसके लिए आप क्या करो, एक बांध बना लो। ये यहाँ से नदी बहती हुई आ रही है, अब यहाँ पे एक बांध होगा ना, तो नदी के एक्स्ट्रा पानी को रोक के रखेगा। नदी के एक्स्ट्रा पानी को अगर ये रोक के लगेगा तो नदी का पानी है वो आगे नहीं जाएगा। नदी का एक्स्ट्रा पानी अगर आगे नहीं जाएगा तो ये बाढ़ को रोकने में हेल्प कर सकता है। इसलिए यहाँ पे उपाय सुझाया जाता है कि आप है वो रिजर्वर बना के रखो।
अगर रिजर्वर होगा तो बाढ़ के जो एक्स्ट्रा पानी आ रहा है, जो स्पीड से पानी आ रहा है, उसको रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। एग्जाम्पल भी यहाँ पे दिया गया है, दामोदर वैली कॉरपोरेशन, दामोदर वैली कॉरपोरेशन जो कि एक डैम बनाया गया है। नेक्स्ट है जो बांध के बारे में बात की जा रही है कि बांध किस प्रकार से हो सकते हैं। तो बांध है ना, उसको आप एक तो मजबूत करो। हमारे भारत में ज़्यादातर जो डैम है, ज़्यादातर जो बांध है वो क्या बहुत पुराने हैं, 100 से 150 साल पुराने हैं। तो अगर स्पीड में पानी आएगा तो बांध है वो टूट जाएंगे। अगर स्पीड में पानी आ गया तो बांध है वो उस क्षमता को झेल नहीं पाएंगे, उस स्पीड को झेल नहीं पाएंगे, क्योंकि बांध है वो बहुत पुराने हैं, इतनी स्पीड को झेल नहीं पाएंगे। तो अगर बांध टूट गई तो वैसे ही फ्लड का व्यवस्था बन जाएगी, मतलब वैसे ही बांध जो बाढ़ है वो उसकी संभावना और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो ये जो बांधों का स्ट्रक्चर है इसे और मजबूत करने की आवश्यकता है, नए बांध बनाने की आवश्यकता है। साथ ही साथ में ये जो नए बांध होते हैं, जो पुराने बांध होता है, उसको आपको समय समय पर देखना है, समय समय पर चेक करना है कि क्या ये बांध है वो सुरक्षित है, क्या इन बांधों में कोई ज़रूरत है कि भाई इनमें कुछ सुधार किया जा सकता है, कुछ इनमें रिनोवेशन किया जा सकता है। तो समय समय पर इनकी निगरानी भी रखनी है। ठीक है जी, समय समय पर इनकी निगरानी भी रखनी है। तो ये पॉइंट आप मेंस में यूज कर सकते हो। बाढ़ प्रबंधन कैसे किया जा सकता है, संरचनात्मक उपाय करो जिसमें आप रिजर्वर बना सकते हो, जिसमें बांध कर सकते हो। और तीसरा पॉइंट है यहाँ पे प्राकृतिक क्षेत्र बना दो। प्राकृतिक क्षेत्र मतलब वो आप झील जो होती है, लेक होती है, लेक बना सकते हो, तालाब बना सकते हो। तो ये जो लेक होती है, जो तालाब होती है, ये भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है बाढ़ की स्पीड को कम करने के लिए, क्योंकि बाढ़ का पानी अगर कहाँ चला गया, झील में चला गया, तो उसकी स्पीड है वो ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। स्पीड कम होगी, साथ ही साथ में उसका जो पानी का वॉल्यूम था, मतलब यहाँ से एक व्यक्ति है वो पूरा टैंकर भर के पानी लेके जा रहा है, तो उसमें से आपने अगर आधा टैंकर पानी निकाल दिया तो उसके पास में पानी कम बचेगा। अगर वो कम पानी बचेगा तो वो प्रभाव भी कम ही करेगा। तो इस प्राकृतिक ऐसी भी चीज़ें बना सकते हो, यानी कि जल सोखने के लिए आप क्षेत्र बना सकते हो, प्राकृतिक क्षेत्र का उपयोग कर सकते हो, जिसमें आप झीलों का उपयोग कर सकते हो, तालाबों का उपयोग कर सकते हो, और कृत्रिम रूप से आप नहरों का भी उपयोग कर सकते हो, नहरें भी बना सकते हो जिससे नदी के एक्स्ट्रा पानी का उपयोग किया जा सके। ओके जी, गैर संरचनात्मक में क्या होता है। अब तो ये संरचनात्मक में बात की थी हमने कि आप रिजर्वर बनाओ, बांध बनाओ, ठीक है, फिर प्राकृतिक क्षेत्र बनाओ, जैसे झील वगैरह होती है वो बनाओ, इसके माध्यम से आप कर सकते हो। नेक्स्ट है गैर संरचनात्मक, यानी कि नॉन स्ट्रक्चरल। इसमें क्या होता है, फ्लड प्लानिंग जोन बना दो। अब फ्लड प्लानिंग जोन क्या होता है, इसमें ऐसे स्थानों को सिलेक्ट करो जहां पर बाढ़ बहुत ज़्यादा हो रही है। आप पहले पहचान करो कि कहां पर बाढ़ ज़्यादा आती है। बाढ़ यानी फ्लड प्रोन एरिया कौन से है, बाढ़ जहां पर ज़्यादा आती है, ऐसे एरिया, ऐसे क्षेत्र को आप पहले पहचान करो, आइडेंटिफाई करो, और उसके बाद में वहाँ पे जाके तैयारी करो कि भाई यहाँ पे बाढ़ आ सकती है। लोगों को पहले चेतावनी दे दो, अर्ली वार्निंग दे दो कि 7 दिन पहले ही बता दो कि भाई यहाँ पे बाढ़ आ सकती है, ध्यान से रहियो, नीचे मत जाना, जहाँ पर बाढ़ आने की संभावना ज़्यादा है उस स्थानों पर मत जाना, अच्छे से घरों में रहो। इस प्रकार की बात की जा सकती है। तो ये हमारा आर्टिकल था ना, इसमें कुछ बातें थी बाढ़ को कैसे मैनेज किया जा सकता है। आगे यहाँ पे बात की जाती है टेक्नोलॉजी के उपयोग के बारे में कि भाई बाढ़ प्रबंधन में टेक्नोलॉजी का यूज कैसे किया जा सकता है, टेक का यूज कैसे किया जा सकता है, तकनीक का उपयोग है वो कैसे किया जा सकता है। तो रियल टाइम में मॉनिटरिंग करने की आवश्यकता है। हमारे पास में ऐसे ऐसे सैटेलाइट है जिसके माध्यम से हम रियल टाइम में जो भी हमारी जो सिचुएशन होती है उसके बारे में बता सकते हैं। रियल टाइम में मतलब ये मैं आपको लाइव पढ़ा रहा हूँ, ये मैं आपको लाइव पढ़ा रहा हूँ, मतलब आपको लाइव अपडेट कर रहा हूँ, चीज़ों को देख के लाइव में आपको तुरंत अपडेट कर रहा हूँ। तो ऐसे ही हमारे पास में जो टेक्नोलॉजी है, हमारे पास में जो सैटेलाइट है, उनके माध्यम से लाइव आप टेक्नोलॉजी लाइव आप अपडेट करो कि भाई बाढ़ यहाँ पर आने वाली है, इस जगह पर इस नदी में इतना पानी बह रहा है, हो सकता है बारिश ज़्यादा आने की वजह से यहाँ पे पानी और बढ़ सकता है। तो आप लाइव उसको टेक्नोलॉजी के माध्यम से लाइव अपडेट करो, लाइव चीज़ों को देखो, रियल टाइम में मॉनिटरिंग करो, ठीक है, रियल टाइम बिल्कुल लाइव, तुरंत मॉनिटर करो और तुरंत बताओ। तो ये बेनिफिट देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ में अर्ली वार्निंग सिस्टम को और मजबूत करने की आवश्यकता है। अर्ली वार्निंग सिस्टम का मतलब होता है जो पहले चुनौती दे दी जाती थी। जैसे कि मैं आपको बता दूं, आपका प्रीलिम का एग्जाम है वो जून में है, और मैं आपको पहले चेतावनी देता हूं भाई साहब ध्यान रखना, आपका जो प्रीलिम का एग्जाम है वो कब है, जून में है, जून 2026 में है। तो आपको पहले ये क्या कर रहा हूं, मैं वार्निंग दे रहा हूं। तो ये होता है अर्ली वार्निंग। तो ऐसी अर्ली वार्निंग सिस्टम के माध्यम से लोगों को, जो संस्थाएं होती है जो बाढ़ को मैनेज करने का काम करती है, उनको पहले ही चेतावनी दे दो भाई बाढ़ आ सकती है। तो अर्ली वार्निंग सिस्टम होता है, उसे और ज़्यादा मजबूत करने की आवश्यकता है, उसे और ज़्यादा स्ट्रेंथन करने की आवश्यकता है। ओके जी, अब फ्लड हैजार्ड जोन बना सकते हो। फ्लड हैजार्ड जोन क्या होता है,
एक मैप बनाया जाता है, एक एटलस तैयार किया जाता है। फिर उन एरिया को सेलेक्ट किया जाता है, जैसे बिहार है, उड़ीसा है, आसाम है, यहाँ पर बाढ़ ज़्यादा आती है, उनको सेलेक्ट किया जाता है। फिर उसके साथ ही ऐसा ही चीज़ें की जाती है कि भाई वहाँ पर इन स्थान पे लोगों को नहीं बसाना है, इन स्थान पर इस प्रकार के घर होने चाहिए, इस स्थान पे जो भी कोई भी मतलब बिल्डिंग वगैरह वो नहीं बनाएंगे ताकि वो बाढ़ के मार्ग में अवरोध बन सके, नदी के मार्ग में अवरोध बन सके। ठीक है, सैटेलाइट को कम्युनिकेशन को माध्यम से इसका उपयोग किया जा सकता है, वेब प्लेटफॉर्म के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें की जा सकती है फ्लड मैनेजमेंट के अंतर्गत। तो ये हमारा पूरा आर्टिकल था फ्लड मैनेजमेंट के बारे में। मेंस के पर्सपेक्टिव से काफ़ी अच्छे अच्छे इसमें पॉइंट है, एक बार इसको पढ़ना जरूर, पॉइंट को समझने की कोशिश जरूर करना। बहुत अच्छा आर्टिकल है जो आपको फ्लड मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई भी मेंस में क्वेश्चन पूछा जाता है, बाढ़ को प्रबंधन से संबंधित मेंस में अगर कोई भी प्रश्न पूछा जाता है तो आप इसकी सहायता से इन पॉइंट का यूज करते हुए मेंस में उत्तर लिख सकते हो। ठीक है जी, नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं जो है शरत पोर्टल के बारे में। क्या है? समुद्र एवं बचाव के लिए भारत का एक स्मार्ट टूल है जिसका नाम है शरत। पोर्टल का नाम क्या है? शरत, जो कि समुद्र में खोज का कार्य करेगा, बचाव का कार्य करेगा। ये एक स्मार्ट टूल है। शरत क्या है? शरत काम क्या है? शरत का काम यहाँ पे देखो, समुद्र में खोज करेगा, बचाव का कार्य करेगा। ये एक स्मार्ट टूल है। चर्चा में क्यों है? चर्चा में वही केरल के आसपास में क्या हुआ था, केरल के आसपास में एक कंटेनर था, वो आके डूब गया था, नुकसान हो गया था। वही मुद्दा बार बार चलता रहता है, इसके माध्यम से कुछ ना कुछ न्यूज़ वो आती रहती है। तो न्यूज़ को गोली मारो, न्यूज़ को नहीं पढ़ना है ना लिखना है। ये न्यूज़ तो बस समझाने के लिए थी, आपके कोई काम की नहीं है। आपके काम का है शरत पोर्टल है। शरत पोर्टल क्या काम का है? और ये काम भी प्री में आएगा, मेंस में इसका कोई उपयोग नहीं है। ये कहाँ काम का है? प्री में काम का है, प्रीलिम में ये काम का है। तो ये क्या है शरत पोर्टल? शरत पोर्टल है वो किसके द्वारा विकसित किया गया है? पहला पॉइंट है, शरत जो पोर्टल है वो किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो इसे विकसित किया है INCOIS, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विस। इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विस के द्वारा इसे डेवलप किया गया है। इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विस के द्वारा इसे डेवलप किया गया है। किसको डेवलप किया गया? शरत पोर्टल को। याद रख लो, शरत पोर्टल किसने बनाया है? INCOIS, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विस के द्वारा इसे विकसित किया गया है। पहला पॉइंट याद रहेगा। इसके बाद दूसरा है, अर्थ सिस्टम साइंस ऑर्गेनाइजेशन और मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस के अंतर्गत आता है। ये जो INCOIS है, INCOIS है, ये किसके अंदर में आता है? तो ये आता है अर्थ सिस्टम एंड साइंस ऑर्गेनाइजेशन, ESSO। ESSO एक संस्था है। ये जो ESSO किसके अंतर्गत आता है? ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस। पहली बात क्या है? इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विस। यह एक क्या है? ये एक पोर्टल है। क्या करेगा? समुद्र में बचाव का कार्य करेगा। इसे किसने विकसित किया है? शरत पोर्टल है, इसको किसने विकसित किया? इसको इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सिस्टम सर्विस के द्वारा इसे विकसित किया गया है। शरत पोर्टल को इसने विकसित किया है। शरत पोर्टल को किसने विकसित किया? इसने विकसित किया है। और ये किसके अंतर्गत आता है? ये आता है अर्थ सिस्टम साइंस ऑर्गेनाइजेशन। अर्थ सिस्टम साइंस ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत आता है। मान लो ये आप हो, आपका नाम क्या है? शरत है। आपका नाम क्या है? शरत है। आपको विकसित किसने किया है? आपको विकसित किया आपके पापा ने। पापा का नाम क्या है? पापा का नाम है INCOIS है, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सिस्टम। आपको इसने विकसित किया है। ये किसके अंतर्गत आता है? ESSO, अर्थ सिस्टम साइंस ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत आता है, जो कि आपके दादाजी हो गई। और लास्ट में आता है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस, जो कि आपके दादाजी के पिताजी हो गई। तो यहाँ पे इन चीज़ों को याद रखना, UPSC इन पे क्वेश्चन पूछती है। ठीक है, शरत पोर्टल है वो क्या है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। इसको किसने डेवलप किया, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। और ये जो डेवलप किया गया है वो किसके अंतर्गत आता है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। फिर ये कौन सी मिनिस्ट्री में आता है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो इन सारी चीज़ों को याद रखना। हम बात कर रहे हैं शरत पोर्टल के बारे में। शरत पोर्टल जो कि इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विस के अंतर्गत आता है। ये जो इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विस है, ये आती है अर्थ सिस्टम साइंस ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत। और ये जो अर्थ सिस्टम साइंस ऑर्गेनाइजेशन है, ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस के अंतर्गत आती है। मेक इन इंडिया हमारी एक स्कीम है, इसी के तहत इसका निर्माण करवाया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य लापता जहाजों की पहचान करना, उसकी खोज करना, उसका पता लगाना,
बचाव कार्य करना, ये इसका काम है, ये इसका उद्देश्य है। ठीक है, बचाव कार्य करना ये सारा इसका काम है, यही इसका उद्देश्य है। किसके लिए उपयोगी है? इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए, भारतीय नौसेना के लिए और कोस्टल सिक्योरिटी पुलिस के लिए ये उपयोगी है। ओके, सर्च पोर्टल याद रहेगा। कैसे काम करेगा? हाई रेजोल्यूशन मॉडलिंग है इसमें, वो इसमें अच्छे अच्छे कैमरे उपयोग में लाए गए हैं जो धाराओं को देखेंगे, मौसम को देखेंगे, लहरों को देखेंगे, कंटेनर मलबा वगैरह किस दिशा में जाएगा, ये सारी चीज़ें ये ऑब्जर्व कर सकता है। मतलब किस दिशा में हवा जा रही है, किस दिशा में जो तरंगे है वो जा रही है, वेव्स जा रही है। ठीक है, इन सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करके पता लगेगा कि अगर कोई कंटेनर डूबा है, अगर कोई जहाज डूबा है तो वो किस दिशा में जाएगा। उसके बाद में है इसमें सुपर कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। वेरी गुड मॉर्निंग अवनी जी। इसमें सुपर कंप्यूटर का उपयोग करा जाता है जो कि हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर होते हैं और वो सारी जानकारी है वो तेज स्पीड में बताती है सारी जानकारी, साथ ही साथ में सटीक होता है। सटीक मतलब ये बता देता भाई इस तरीके से ये जा रहा है, यहाँ पर ये व्यक्ति गुम हो गया है, समंदर में इस स्थान पर ये जो जहाज है वो गुम हो गया है, अब पता लगाओ। तो ये चीज़ें हमें देखने को मिलती है। सर्च और रेस्क्यू का काम है वो भी इसके द्वारा किया जाएगा, सर्च भी करेगा और रेस्क्यू का काम भी करेगा। बात करें INCOIS के बारे में, जिसके बारे में अभी हमने बात की थी, जिसने सर्च पोर्टल बनाया है, तो INCOIS के बारे में बात करें तो ये एक सरकारी संगठन है। ये समुद्र के बारे में जानकारी देता है, समुद्र से रिलेटेड कोई भी दिक्कत है तो उसके बारे में सेवा देने का काम किसका है? INCOIS का है। ये कौन सी मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो INCO है वो पृथ्वी मंत्रालय के अंतर्गत आता है, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंतर्गत ये आता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हैदराबाद तेलंगाना में इसका हेडक्वार्टर है। कार्य क्या है? मौसम की जानकारी देना, सुनामी की जानकारी देना, मछुआरों के बारे में बताना और बाढ़ के बारे में बताना, ये सारी जानकारी देने का काम इसका है। नेक्स्ट हमारा हुड्डा बंदरगाह। अब इसको है ना लोकेशन में देखो एक बार, हुड्डा बंदरगाह है कहाँ पर, ये मैं आपको इमेज में दिखाता हूँ। रुको वेट अ मिनट, एक सेकेंड के लिए इंतजार करिए कृपया करके। ये रहा हमारा हुड्डा बंदरगाह, हुड्डन बंदरगाह है। ये यमन एक देश है, ठीक है। ऊपर इजराइल है, आप सबको पता है इजराइल की लोकेशन के बारे में। तो इजराइल ने क्या कर दिया है, ये जो यमन देश है इस पे अटैक कर दिया है। यमन देश का ये जो बंदरगाह है, ये पोर्ट है, इस पे अटैक कर दिया है। इसको ध्यान से देख लो, लोकेशन है, मैप है, मैप को हमेशा ध्यान से देखो। यूपीएससी प्रीलिम में मैप बेस्ड क्वेश्चन पूछती है। तो यमन देश कहाँ पर है? ये रहा यमन देश। यहाँ पे देखो ओमान है, ठीक है। यहाँ पे क्या है? सऊदी अरेबिया है। ये बाबल मांडव स्ट्रेट है, बाबल मांडव स्ट्रेट है। यहाँ पे जिबूटी है, इरिट्रिया है, ठीक है। ये इसके पोर्ट है, कौन कौन से? अल सेफी पोर्ट है, ये अल हुदैन पोस्ट है, यहाँ पे मोखा पोस्ट है, यहाँ पे एडन पोस्ट है। एडन पोस्ट को याद रखना, एडन पोर्ट किसका है? एडन पोर्ट है वो यमन का है। कहाँ पर है एडन पोर्ट? एडन पोर्ट है वो यमन के यहाँ पर है। ये देखो, ये बहला पोर्ट है। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, यूपीएससी इस पे क्वेश्चन पूछती है, ठीक है। न्यूज़ हमारे काम की नहीं कि इजराइल ने किस पे अटैक किया, क्यों किया, क्या किया, ये काम की चीज़ नहीं है। हमारे काम की चीज़ है लोकेशन। हमारे काम की चीज़ क्या है? लोकेशन। किसकी लोकेशन? इस पोर्ट की लोकेशन, यमन देश की लोकेशन, ये हमारे काम की चीज़ है। फिर स्टेट ऑफ बादल मांडव, स्टेट ऑफ बाबल मांडव कहाँ पर है? यहाँ पर है। इधर रेड सी है, इधर गल्फ ऑफ एडन है, इन दोनों को जोड़ने का काम करती है स्टेट ऑफ बाबल मांडव। ओके जी, करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। अब चल जाते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। कहाँ पर थे हम? इसके बारे में बात करते थे, जद्दा पोर्ट के बारे में हमने देख ही लिया है, ठीक है जी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, कहाँ था वो आर्टिकल? ये रहा हुड्डा पोर्ट के बारे में। इसके बारे में हुदैदा पोर्ट है, ये देख लिया, कहाँ पर है? यमन में। बस इतना पॉइंट हमारे काम का था। आगे बढ़ते हैं, बाकी सब चीज़ें इतना ही हमारे काम का था। नेक्स्ट है सेंट सोफिया कैथेड्रल के बारे में। क्या है सेंट सोफिया? कहाँ पर है? रूस में। वहाँ पर हमला हुआ है, रूस के जो ये एरिया है वहाँ पर यूक्रेन है, उसमें हमला किया है, इसके बारे में है। तो हम बात कर लेते हैं ये चीज़ क्या है। सेंट सोफिया सेंट्रल है, रूस में एक जगह है जो कीव में स्थित है, वहाँ पर रूस ने हमला कर दिया है। तो ये जो एरिया है ना, ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वैसे नहीं रखनी है, ये कहाँ पर है बस इतना पता होना चाहिए। संत सोफिया कैथेड्रल ये कहाँ पर है? कीव में स्थित है, विश्व धरोहर साइट है, यानी कि वर्ल्ड यूनेस्को की साइट है। क्या याद रखना है? सेंट सोफिया कैथेड्रल कहाँ पर है? ये यूक्रेन की कीव में है।
ठीक है, वर्ल्ड का यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, बस इतना याद रखो। क्योंकि ये यूक्रेन की इन्फॉर्मेशन है तो हमें याद नहीं रखा है। हमें याद नहीं रखना तो क्यों लिखा है, क्योंकि कई बार रैंडम क्वेश्चन बनते हैं, इसके लिए हमें इन्फॉर्मेशन लिखनी पड़ती है, परंतु आपकी सारी चीज़ें याद नहीं रहेगी तो पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। बस इसकी लोकेशन पता होनी चाहिए, ये है कहाँ पर, और यूनेस्को की हेरिटेज साइट है, बस इतना याद रख लो। और मैं कहता हूँ नहीं आएगा क्वेश्चन, टेंशन मत करो, ऐसे क्वेश्चन भी नहीं आएंगे, लोड मत लो ज़्यादा। ओके जी, नेक्स्ट है संत कबीरदास जी के बारे में चर्चा में क्यों है। अभी 11 जून को इनका बर्थडे है, वो सेलिब्रेट किया गया है, इसकी वजह से संत कबीरदास जी है वो चर्चा में है। बात करें संत कबीरदास जी के बारे में, जन्म कहाँ हुआ था, वाराणसी में हुआ था। किसको पढ़ना चाहिए, पढ़ना उन लोगों को चाहिए जो वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको ये चीज़ पढ़नी चाहिए। यूपीएससी वालों को नहीं पढ़ना है, पढ़ तो लो, बुराई नहीं है पढ़ने में, पर फिर भी अगर आप यूपीएससी स्पेसिफिक है तो ज़्यादा लोड मत लेना, ठीक है जी। तो बर्थ कहाँ हुआ था, वाराणसी में हुआ था। मुख्य विचारधारा कौन सी थी, तो ये निराकार ईश्वर में विश्वास रखते थे, मतलब निर्गुण भक्ति में विश्वास रखते थे। निर्गुण भक्ति मतलब ये भक्ति में तो विश्वास रखते थे, परंतु कर्म कांडों में विश्वास नहीं रखते थे, मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखते थे, जातिवाद में विश्वास नहीं रखते थे। इसका मतलब ये निर्गुण भक्ति में विश्वास रखते थे। इस पॉइंट को याद रखना। कबीरदास जी किस प्रकार की भक्ति में विश्वास रखते थे, या कबीरदास जी की विचारधारा क्या थी। तो कबीरदास जी की जो विचारधारा थी वो निर्गुण भक्ति की थी, वो कर्म कांड में विश्वास नहीं रखते थे, वो मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखते थे, वो जातिवाद में विश्वास नहीं रखते थे। इनकी रचना कौन कौन सी है, एक है कबीर बीजक, याद रखना इसको, कबीर बीजक जो कि कबीर पंथ द्वारा रची गई थी। दूसरी है कबीर ग्रंथावली, जिसमें दादू है, राजस्थान है, इसके बारे में बात की गई है। फिर और भी कुछ ग्रंथ है जिसमें कबीरदास के बारे में जानकारी है। भाषा कौन सी थी, इनकी सिंपल सादा भाषा थी, जो संती भाषा थी उसमें ये अपनी कविताएं लिखते थे। कुछ रचनाएं जैसे कि उल्ट बांसी, इसका नाम याद रखना, उल्ट बांसी किसकी है, ये चीज़ आप याद रखना। तो कबीरदास जी के बारे में क्या क्या याद रखना, उनकी विचारधारा को याद रखो, इसमें क्वेश्चन आ सकता है उनकी विचारधारा कैसी थी, ठीक है। साथ ही साथ में हिंदी किसी की ऑप्शनल है तो वो थोड़ा डीप में याद रखो, किसी की अगर हिंदी ऑप्शनल है ना तो वो थोड़ा डीप में ध्यान रखना। ओके जी, नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डेवलपमेंट काउंसिल, ये चर्चा में क्यों है, FSDC फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल क्यों चर्चा में है, खबरों में क्यों आई है ये। हाल ही में FSDC की 29वीं बैठक की जो अध्यक्षता की थी वो किसने की थी, वित्त मंत्री के द्वारा की गई है। FSDC, अब ये न्यूज़ काम की है, न्यूज़ काम की क्यों की है, न्यूज़ काम की इस वजह से है कि 29वीं बैठक तो छोड़ो, आप ये याद रखना, ये जो FSDC होता है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डेवलपमेंट काउंसिल, फाइनेंशियल का मतलब होता है वित्तीय, स्टेबिलिटी का मतलब होता है स्थिरता, वित्तीय स्थिरता, डेवलपमेंट का होता है विकास, और काउंसिल मतलब काउंसिल का मतलब होता है काउंसिल, वही होता है ना, और तो क्या होता है, हिंदी में क्या बोलते हैं काउंसिल को, हिंदी में क्या बोलते हैं काउंसिल को, कुछ बोलते हैं विभाग वगैरह, समिति या ऐसा कुछ बोलते हैं, समिति वगैरह। तो जो वित्तीय स्थिरता है, वित्तीय को स्थिर बनाए रखने के लिए और इसका विकास करने के लिए एक समिति बनाई गई है, इसे कहा जाता है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल। इसकी अध्यक्षता कौन करता है, तो इसकी अध्यक्षता है वो वित्त मंत्री द्वारा की जाती है। इस लाइन से ये याद रखना, इसकी अध्यक्षता है वो वित्त मंत्री द्वारा की जाती है। अब FSDC के बारे में बात करें, इसकी स्थापना 2010 में की गई थी, भारत सरकार के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। यह एक गैर संवैधानिक बॉडी है, यानी कि नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है, मतलब इसका वर्णन किसी एक्ट के माध्यम से नहीं किया गया है, कोई भी कानून के माध्यम से इसका वर्णन नहीं है, ना कोई संविधान में इसका वर्णन है। तो ये एक नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है, यानी कि कानून में इसका कोई वर्णन नहीं किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है, एम क्या है इसका, उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य वित्तीय स्थिरता को बनाए रखना। वित्तीय स्थिरता मतलब जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होती है ना, पैसे है वो स्थिरता से आते रहे, सही देश है वो ग्रो करता रहे, उस पर बारे में टारगेट करना, वित्तीय स्थिरता को बनाए रखना। साथ ही साथ में वित्तीय क्षेत्र में विकास को बढ़ावा देना, और नियम होते हैं उनका बेहतर ढंग से कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डेवलपमेंट काउंसिल है वो किसके बारे में बात करती है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डेवलपमेंट काउंसिल है, इसका स्थापना 2010 में की गई थी, गैर संवैधानिक निकाय है, वित्तीय स्थिरता के बारे में बात करती है और समग्र विकास के बारे में ये बात करती है। ठीक है, संरचना के बारे में बात करें, इसकी कंपोजिशन के बारे में बात करें तो इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, वित्त मंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। और कौन कौन से मेंबर होते हैं, RBI के गवर्नर होते हैं, वित्त सचिव होते हैं, ठीक है, ये और भी सारे गवर्नर होते हैं। और आप याद रखना वित्त मंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं, इसको याद रखना, RBI के गवर्नर को याद रखना, साथ ही साथ में सेबी
इड्राई और PFRDA इसके भी जो अध्यक्ष होते हैं वो भी शामिल होते हैं। मतलब जो पेंशन फंड के लिए है और इंश्योरेंस के लिए है और से भी है, इनके जो भी अध्यक्ष होंगे वो भी इसके मेंबर होंगे। एक तो वित्त मंत्री होगा, एक RBI का गवर्नर होगा, और फिर सेबी, इड्राई और PRFDA इसके भी अध्यक्ष इसमें शामिल होंगे। फिर वित्त सचिव वगैरह वो तो होते ही होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको याद रखना। FSDC के बारे में याद रखना, बार बार न्यूज़ में आती है। FSDC के अध्यक्ष कौन होते हैं, वित्त मंत्री होते हैं, और कौन कौन इसमें शामिल होता है, ये सारी चीज़ें FSDC के बारे में आप याद रखना। इससे क्वेश्चन बनने की संभावना है। इसमें एक उप समिति भी होती है जिसके अध्यक्ष वो RBI के गवर्नर होते हैं। तो FSDC क्या है? FSDC एक समिति है जो कि नॉन स्टैट्यूटरी समिति है। ये क्या काम करती है? वित्तीय स्थिरता को बनाए रखती है। वित्तीय स्थिरता का मतलब क्या होता है? देश में जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है वो प्रमोट हो, इकोनॉमिक ग्रोथ होती रहे, इसके लिए काम करती है। अध्यक्ष कौन होते हैं? वित्त मंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। फाइनेंस मिनिस्ट्री इसके अध्यक्ष होती है। और कौन कौन मेंबर होते हैं? RBI के गवर्नर होते हैं, इड्राई, PRFDA और जो सेबी है इनके मेंबर भी, इनके जो अध्यक्ष होते हैं वो भी इसके मेंबर होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। नेक्स्ट आर्टिकल है कृत्रिम प्रयोग के बारे में, यानी कि न्यूट्रॉनों के द्रव्यमान की खोज में एक बड़ा कदम है। अब ये कृत्रिम प्रयोग है क्या और किस प्रकार की खोज हुई है, चर्चा में क्यों है, न्यूज़ में क्यों है? न्यूज़ में इस वजह से है कि जो कृत्रिम है ना, इसका प्रयोग किया गया है किस पर? मॉलिक्यूलर टाइटेनियम विघटन में, यानी कि बारीकी से देखा गया है कि ब्रह्मांड के रहस्यों को किस प्रकार से देखा जा सकता है, इसके बारे में बात की गई है। तो ये कृत्रिम प्रयोग क्या है, किस प्रकार से ब्रह्मांड के बारे में जानकारी देता है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इसके प्रयोग के बारे में बात करें तो ये जर्मनी के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया ये प्रयोग? जर्मनी के द्वारा ये प्रयोग किया गया है। इसमें जो न्यूट्रॉन होते हैं ना, उसके बारे में सटीक द्रव्यमान के बारे में बात की गई है कि न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान कितना होगा, कैसे होता है, सारे के बारे में एकदम स्पष्ट जानकारी दी गई है। ब्रह्मांड का निर्माण कैसे होगा, ऊर्जा का संतुलन कैसा होता है, इन सब के बारे में स्पष्ट जानकारी दी गई है। न्यूट्रॉनों क्या होते हैं? जो न्यूट्रॉनों होते हैं ना, ये बहुत हल्के कण होते हैं। ये अज्ञात होते हैं, इसके बारे में जानकारी नहीं है। बहुत हल्के कण होते हैं, इनका कोई आवेश नहीं होता, यानी कि विद्युत आवेश, ना तो ये धनायन होते हैं ना ऋणायन होते हैं, ना ये पॉजिटिव होते हैं ना ये नेगेटिव होते हैं। निष्क्रिय टाइप के ये होते हैं, बहुत कठिनाई से दिखाई देते हैं, बहुत छोटे छोटे हैं और ब्रह्मांड में हर जगह मौजूद होते हैं। ये ब्रह्मांड में हर जगह है, फिर भी ये दिखाई नहीं देते हैं, न्यूट्रॉन होता है। अब कृत्रिम क्या करेगा? कृत्रिम हमारी हेल्प करेगा क्योंकि हम इससे न्यूट्रॉनों को देख पाएंगे। ठीक है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसी हुई इसके बारे में बात कर पाएंगे, और भौगोलिक विघटन वगैरह होता है उसके बारे में हम बात कर पाएंगे। तो ये कृत्रिम के बारे में याद रखना। न्यूट्रॉन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है, इसे आप याद रखना। नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल है वो है कैथेप्सिन बी के बारे में। कैथेप्सिन बी क्या है? ये अंडाणु आरक्षितता है, इसकी सुरक्षा के लिए एक रिसर्च की गई है। अंडाणु का मतलब होता है ओवेरियन। ओवेरियन जो रिजर्वर होता है, इस पे एक रिसर्च की गई है कैथेप्सिन बी के माध्यम से। अब ये कैथेप्सिन बी क्या है? ठीक है, अंडाणु आरक्षितता क्या है, यानी कि ओवेरियन रिजर्वर क्या होता है, इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करें चर्चा में क्यों है, तो राष्ट्रीय पशु प्रौद्योगिकी संस्था है ना, राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्था है, इसके वैज्ञानिकों ने देखा है कि जो कैथेप्सिन बी है ना, एक प्रोटीन है। कैथेप्सिन बी नाम की एक प्रोटीन है जो कि महिलाओं के अंडाणुओं के भंडार को लंबे समय तक सुरक्षित रख सकती है। यानी कि एक कैथेप्सिन बी नाम की एक प्रोटीन होती है, कैथेप्सिन बी नाम की एक प्रोटीन है। ये जो प्रोटीन होती है ना, महिलाओं के अंदर क्या होता है, अंडाणु होते हैं। अंडाणुओं का जो भंडार होता है इसको लंबे समय तक सुरक्षित रख सकती है। ये अगर ये ऐसा काम कर सकती है तो महिला की जो प्रजनन क्षमता होती है, फर्टिलिटी रहती है, उसके लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। उसे दूर किया जा सकता है, जब इनफर्टिलिटी वगैरह आती है तो उसके माध्यम से उसे दूर किया जा सकता है। हम बात करें कैथेप्सिन बी की। कैथेप्सिन बी क्या है? एक प्रोटीन है जो क्या काम करती है, महिलाओं के जो अंडाणु का भंडार होता है, जो ओवेरियन रिजर्वर होता है, उसको सुरक्षित रख सकती है, लंबे समय तक उसको सुरक्षित रखती है और उसमें काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। इसकी रिसर्च किसने की है, ये नाम भले याद नहीं रखोगे तो चलेगा। किसने रिसर्च की है, ये नाम याद नहीं रखोगे तो चलेगा। आपको कैथेप्सिन बी के बारे में पता होना चाहिए, अंडाणु आरक्षितता क्या होता है इसके बारे में पता होना चाहिए। अब कैथेप्सिन बी है, इसका नेचर कैसा होता है? ये एक प्रकार का इंसाइलोमल कैलेस्टाइन होता है प्रोटीन, मतलब एक प्रकार का एंजाइम है। ये क्या है? ये एक प्रकार का एंजाइम है। कहाँ पर ये होता है? ये लाइजोसोम में होता है। हमारे शरीर में जो लाइजोसोम होता है वहाँ पर ये पाया जाता है। और लाइजोसोम क्या होता है? लाइजोसोम के जो कोशिकाएं होती है ना, शरीर में जो कोशिका होती है उसमें एक थैलीनुमा आकृति होती है। जो थैली होती है प्लास्टिक की, इसकी तरह की एक आकृति होती है, उसे लाइजोसोम कहते हैं।
लाइसोसोम जिसमें एंजाइम होते हैं, प्रोटीन होते हैं, न्यूक्लिक एसिड होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, वसा होते हैं, इन सबको ये लाइसोसोम है वो तोड़ते हैं। प्रोटीन के अंतर्गत एक थैलीनुमा आकृति होती है, ये क्या करती है, ये प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, इन सबको तोड़ने का कार्य है वो लाइसोसोम के द्वारा की जाते हैं। और लाइसोसोम में ही पाया जाता है ये कैथोप्सिन बी प्रोटीन। तो कैथोप्सिन बी प्रोटीन है वो कहाँ पाया जाता है, लाइसोसोम में। क्या काम करता है, महिलाओं के अंडाणुओं की रक्षा करता है। कैथोप्सिन बी प्रोटीन है वो क्या करता है, लाइसोसोम में पाया जाता है, महिलाओं के अंडाणुओं की ये रक्षा करता है। इतना पॉइंट याद रहेगा। कार्य क्या है, प्रोटीन टर्नओवर देखता है, एंटीजन प्रोसेसिंग मतलब क्या होता है, जो हमारी इम्यून सिस्टम होता है ना, प्रतिरक्षा तंत्र, उसको मजबूत करने का कार्य करता है। ठीक है, फिर बात करते हैं एप्टोप्सिसिटी का काम करता है और सबस्ट्रेस का भी काम करता है। तो इसके बारे में थोड़ा काम लिखे गए, इसको थोड़ा बहुत नजर में देख लेना, क्योंकि डीप तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, डिटेल में बहुत ज्यादा हो जाएगा, इतनी डिटेल भी हमें याद रहेगी नहीं। तो थोड़े बहुत इसके बारे में पॉइंट है वो एटलीस्ट एक बार नजर से जरूर घुमा लेना। ठीक है जी। रोगों में भूमिका निभाता है, फिर वैज्ञानिकों ने बहुत सारी रिसर्च की है, तो ये तो बहुत डीप में हो जाएगा। अगर आपको फिर एम्स वगैरह का एग्जाम देना है तो इतना डिटेल में पढ़ो। यूपीएससी के लिए तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हो जाती है ना, इतनी चीज़ें हमें याद भी तो नहीं रहती है। तो ये चीज़ें हैं। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है पोजन पोया के बारे में। ये क्या है, पोजन पोया क्या है, श्रीलंका के बौद्ध धर्म के बारे में है। तो पोजन पोया क्या है, एक पर्व है, एक त्योहार है। पोजन पोया क्या है, एक त्योहार है जो कहाँ मनाया जा रहा है, श्रीलंका में मनाया जा रहा है। क्यों मनाया जा रहा है, इस दिन श्रीलंका में बौद्ध धर्म की स्थापना हुई थी, बौद्ध धर्म का आगमन हुआ था। आज से लगभग 2000 वर्ष पहले पोजन पोया यानी कि इसी दिन श्रीलंका में बौद्ध धर्म है उसका आगमन हुआ था, बौद्ध धर्म है वो श्रीलंका में आया था। इसी वजह से पोजन पोया है वो सेलिब्रेट किया जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि पोजन पोया क्या है, तो एक त्योहार है। पोजन पोया क्या है, एक त्योहार है। कहाँ मनाया जा रहा है, श्रीलंका में मनाया जा रहा है। क्यों मनाया जा रहा है, क्योंकि इस दिन बौद्ध धर्म का आगमन है वो श्रीलंका में हुआ था। हमें क्यों पढ़ना है श्रीलंका की न्यूज, क्योंकि यहाँ पे बौद्ध धर्म की बात की जा रही है और बौद्ध धर्म है वो भारत से ही श्रीलंका में गया था। बौद्ध धर्म है वो भारत से ही श्रीलंका में गया था, इस वजह से हम पोजन पोया को पढ़ रहे हैं। पोजन पोया के दिन क्या होता है, यहाँ पर हर साल जून की पूर्णिमा के दिन इसे मनाया जाता है। ऐतिहासिक दिन है। इस दिन सम्राट अशोक है ना, उसके पुत्र थे महेंद्र, ये श्रीलंका के राजा थे, उनको पहला उपदेश दिया था। यानी कि अशोक है, इनके पुत्र थे महेंद्र, ये श्रीलंका के जो राजा थे उनको इन्फ्लुएंस किया, श्रीलंका के राजा को प्रभावित किया और उनको बौद्ध धर्म ग्रहण करने पर या तो आपको विवश कर दिया था या तैयार कर दिया था कि आप है वो बौद्ध धर्म को एक्सेप्ट कर लो। तो पोजन प्रयोग क्या है, एक त्योहार है। कब मनाया जाता है, जून महीने में मनाया जाता है, पूर्णिमा के दिन। कहाँ पर मनाया जाता है, श्रीलंका में मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन है वो श्रीलंका में बौद्ध धर्म का आगमन हुआ था। कैसे हुआ था, कब हुआ था, तो सम्राट अशोक के एक पुत्र थे जिनका नाम था महेंद्र। इन महेंद्र जो थे ना, इन्होंने श्रीलंका के एक राजा थे, उनको प्रभावित किया था कि आप है वो बौद्ध धर्म है वो अपना लो। ठीक है, ये तो बौद्ध धर्म अपनाने के लिए इन्हें प्रभावित किया था। ये कहाँ पर घटना हुई थी, तो एक पर्वत है जिसका नाम है मिहितले पर्वत, वहां पर यह घटना हुई थी, जो एक प्राकृतिक तीर्थ स्थल बन चुका है। ओके जी। पोजन पोया के बारे में ये चीज याद रखना। पोजन पोया में कुछ संदेश भी दिए जाते हैं, जैसे कि अहिंसा के महत्व पर जोर दिया जाता है, नॉन वायलेंस पे है वो फोकस किया जाता है। ठीक है, किसी भी तरह की अहिंसा नहीं होता। यहाँ पर बुद्ध जो अनुयायी होते हैं, बौद्ध धर्म के जो अनुयायी है, जो बौद्ध धर्म के फॉलोवर्स हैं, उसके लिए महत्वपूर्ण त्योहार होता है, पूरे विश्व की ओर से बधाई दी जाती है। ठीक है जी, माही सिंह, हेलो जी। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा CAQM के बारे में। CAQM ने क्या कहा है, NCR में धूल प्रदूषण कम करने की योजना बनाई है। यस माही जी, हेलो जी, कैसे हो बताइए। CAQM ने क्या कहा है, CAQM एक संस्था है, इसने कहा है कि जो NCR का रीजन है वहां पर धूल का जो प्रदूषण हो है उसे हम कम कर सकते हैं। इसके लिए CAQM ने एक योजना बनाई है। चर्चा में क्यों है, CAQM, CSRI, CRRI इन सब ने मिलकर एक MOU पे साइन किया है। इस MOU के तहत दिल्ली और NCR रीजन है ना, वहां पर धूल से जो प्रदूषण होता है उसको कम किया जा सकता है। स्क्रीन नहीं दिख रही है, स्क्रीन नहीं दिख, अब दिख रही है। अच्छा, हिल रही है, अच्छा, सॉरी, ये मेरा पैर टच हो रहा था, सॉरी। हम बात कर रहे हैं CAQM के बारे में। CAQM ने क्या किया है, दिल्ली जो NCR का रीजन है ना, दिल्ली और NCR का जो रीजन है
वहाँ पर धूल जो प्रदूषण होता है, धूल के कारण जो प्रदूषण होता है उसे कैसे कम किया जा सकता है, इसके बारे में बात की है। एनसीआर रीजन मतलब राष्ट्रीय जो राजधानी का जो क्षेत्र है, मतलब नेशनल कैपिटल रीजन है, जो दिल्ली, हरियाणा, गुड़गांव, ये आसपास का एरिया, राजस्थान का कुछ भाग है, कुछ यूपी का भाग है, इनको मिला के एक क्षेत्र होता है जिसे एनसीआर कहा जाता है। तो CAQM ने कहा है ये जो क्षेत्र है यहाँ से प्रदूषण को हम कम कर सकते हैं, इसके बारे में CAQM ने बात की है। अब किस प्रकार से ये CAQM है वो प्रदूषण को कम कर सकता है। तो प्रदूषण को कम करने के लिए CAQM क्या करेगा, तो CAQM की अगर पहली बात करें, CAQM है क्या, तो इसके फुल फॉर्म है कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। CAQM की फुल फॉर्म क्या है, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। क्या हमें CAQM की फुल फॉर्म याद रखनी है? जी, हमें CAQM की फुल फॉर्म याद रखनी है, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा चर्चा में आता है। इसका गठन कब किया गया था, इसकी स्थापना कब की गई थी, तो ये 2021 में एक कानून था, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट एनसीआर एंड एडजॉइनिंग एरियाज एक्ट 2021। ये एक्ट याद मत रखना। आप क्या चीज़ याद रखना, CAQM की स्थापना किसके तहत की गई थी, तो एक अधिनियम के तहत की गई थी। इसका मतलब है कि CAQM क्या है, एक प्रकार की वैधानिक बॉडी है। अगर किसी संस्था की स्थापना किसी अधिनियम के माध्यम से की जाती है, यानी कि कोई संस्था है उसे बनाने के लिए कोई अधिनियम पारित किया जाता है, इसका मतलब है कि वो जो संस्था है वो वैधानिक बॉडी है, इसका मतलब है वो एक स्टैच्यूटरी बॉडी है। तो जो CAQM है, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट है, इसकी स्थापना 2021 में एक अधिनियम के तहत की गई थी। तो यह एक क्या है, यह एक वैधानिक बॉडी है, यह एक स्टैच्यूटरी बॉडी है। कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आता है, मिनिस्ट्री इसमें आती है पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज जो मिनिस्ट्री है इसके अंतर्गत ये काम करता है। CAQM क्या है, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, स्थापना 2021 में हुई थी। यह एक वैधानिक बॉडी है, यह एक स्टैच्यूटरी बॉडी है। कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, तो वो आता है पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत ये आता है। इसको रट लो। मुख्यालय कहाँ पर इसका, दिल्ली में इसका मुख्यालय है। कार्य क्या करता है, एनसीआर के आसपास के रीजन में ये गुणवायु, जो वायु की गुणवत्ता होती है वो देखने का कार्य करता है। वायु की गुणवत्ता होती है उसके बारे में बात की जाती है, उसे देख रेख करने के काम किया जाता है। किसके अंतर्गत, CAQM के द्वारा ये काम किया जाता है। याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और कौन कौन सी जिम्मेदारी है, मुख्य जिम्मेदारी यही है, एनसीआर का जो रीजन है वहां पर सुरक्षा लाना, वहां पर प्रदूषण को कम करना, सारे वहां पे प्रदूषण का लेवल क्या बढ़ गया, इन सब के बारे में बात करना। यानी कि अगर वहां पर प्रदूषण का लेवल बढ़ जाता है दिल्ली एनसीआर में, तो उसे बताना है भाई ये प्रदूषण का लेवल इतना बढ़ गया है, ऐसी स्थिति है, तो ये अलग अलग माध्यम से प्रदूषण को बताता है। ठीक है, नई पहल इसने क्या किया, अभी नया काम क्या किया है, नया काम इसने किया है कि भाई दिल्ली एनसीआर के रीजन में जो धूल के कारण प्रदूषण होता है उसे कम किया जा सकता है। ये इन्होंने नया काम किया है, यहाँ पे ये बात की गई है। तो ये आर्टिकल इतना ही है, इसके बारे में था। नेक्स्ट जो आर्टिकल है, बस इतना ही है क्या, ओके, बस इतने आर्टिकल थे, एंड करते हैं। तो आज की डिस्कशन में इतना ही था। एक बार आप यूट्यूब पे जाके इस वीडियो को दोबारा देख लेना, कोई कन्फ्यूजन होगी तो दूर हो जाएगी। पहले के जो आर्टिकल थे वो काफ़ी काम के थे, जो थोड़े बहुत मैंने कम डीप में पढ़ाई, जो साइंस के आर्टिकल थे ना वो ज़्यादा डीप में नहीं है। वो इसी वजह से नहीं है क्योंकि वो बहुत उसमें रिसर्चर टॉपिक है जो बहुत एडवांस लेवल के हो जाते हैं। जो हमारे काम की चीज़ें हमने बहुत अच्छे से डिस्कस की है, मेंस के पर्सपेक्टिव से, प्रीलिम के पर्सपेक्टिव से हमने डिस्कशन किया है। आपको जो चीज़ समझ में नहीं आती एक बार यूट्यूब पे जाना, इसी लेक्चर को दोबारा देख लेना, आपकी सारी चीज़ें वो क्लियर हो जाएगी। मैं PDF है वो टेलीग्राम में भेज दूंगा। टेलीग्राम आपको ज्वाइन करना है तो हमारे जो बायो है, जो इंस्टाग्राम का बायो है उसमें लिंक दी हुई है, यूट्यूब की भी लिंक है, टेलीग्राम की लिंक है, दोनों को ज्वाइन कर लो और वहाँ पे जाके एक बार देख लेना। PDF को एक बार पढ़ लेना, एक बार जो मेंस के टॉपिक है उसे समझने की कोशिश करना, साथ ही साथ में ये कोशिश करना कि मेंस में अगर क्वेश्चन आता है तो किस प्रकार से जवाब देना है, प्रीलिम के अगर क्वेश्चन बनते हैं तो कैसे जवाब देने हैं। ये जो CAQM का टॉपिक था और भी पीछे टॉपिक थे, प्रीलिम में उससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, तो देखना कैसे क्वेश्चन बन सकता है, तो थोड़ी बहुत समझने की कोशिश करना। अगर कोई डाउट हो तो 24 घंटे अवेलेबल हूँ, टेलीग्राम, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम कहीं पर भी मैसेज कर सकते हो, आपके लिए 24 घंटे अवेलेबल हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन।